यस सर। ओके, चलो सर। ए, चल रही। सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। अच्छा, तो बेसिकली रेशियो एनालिसिस का सारा कॉन्सेप्ट डिस्कशन हो चुका था। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वगैरह सिर्फ क्वेश्चन ऊपर के मैटर में ही डिस्कस करूंगा। ठीक है। ऐसे पहले भी थोड़ा बहुत केस स्टडीज क्वेश्चंस टॉपिक में बात करते करते हुआ है, बट अभी लास्ट दिन में एक क्वेश्चन करवाया था, है ना सर? एक क्वेश्चन करवाया था। और बहुत सारे क्वेश्चंस पे करने के लिए भी बोला था कि आप लोग घर पे ट्राई करना। वो अलग बात है, मुझे सिर्फ अनीशा ने शेयर किया क्वेश्चंस करके। अभी तक तो अनीशा ज्वाइन नहीं किया। अगर गड़बड़ कुछ किया है तो सॉल्यूशंस कैसे मिलेगा क्लास? अगर ज्वाइन नहीं करेगा तो रिकॉर्डिंग देना पड़ेगा। ठीक है, बट अनीशा ने मुझे होमवर्क शेयर किया है। चलो, कोई तो किया है, किसी ने तो सम्मान रख लिया। अच्छा, सो एक सेकेंड। तो रेशियो एनालिसिस के ऊपर बहुत सारा बात हुआ है पिछले 3-4 क्लासेस में। ये फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग का पार्ट है। इसमें मैंने आपको मोटा मोटी हर एक पॉइंट्स में ही डिस्कस कर दिया कि क्या क्या रेशियोज है, हर रेशियो का क्या मतलब है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, लेवरेज रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो, है ना, टर्नओवर रेशियो, सभी के ऊपर एक कंप्लीट आइडिया मैं दिया आप लोग। अब थोड़ा प्रैक्टिस करने से ना आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि आखिर खेल क्या है। चलो, सीधा क्वेश्चंस पे ही बात करेंगे आज। Questions पे। जब मैंने बैकअप भी शेयर कर दिया था, अगर किसी का मिस भी था उनको कर भी लेना चाहिए। ग्रुप में शेयर कर दिया था। रेशियो प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस क्वेश्चन। सर पिछले क्लासेस में मैं आपको एक क्वेश्चन करवाया था एमएनबी लिमिटेड के ऊपर, जिसमें मैंने आपको बोला था, मेरे सामने ही ये डिस्कशंस हुआ था, आप लोगों में से भी ट्राई भी किया था। नेट प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन एसेट, एसेट टर्नओवर, रिटर्न ऑन इक्विटी एटसेट्रा भी डिस्कस हुआ था। चलो, आज का क्वेश्चन भी कुछ अच्छा खासा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। कहते हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फो प्रिपेयर ए समराइज्ड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2002। जो भी डेट देगा, डेट दो एज पर सिचुएशन। একটা কাজ করবি, आजते ही काज बोल से ही पकड़ा ऑफ कर दिया। मैं ढूंढ रहा था मुर्गा किसको फंसाया है। उसी को उठाता है, हाँ ऊपर है, ऊपर है। हाँ हाँ, थैंक यू। इसी को उठाने जा रहा था, किसी का एंट्री हो गया, उसी को काम दे दी। এই রাগ করেছিস তো? পাখা বন্ধ করতে বললাম বলে রাগ করেছিস তো? রাগ করলে कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोग देखना, मैं आप लोगों को जब कोई कंट्रोवर्शियल मैटर में बात करता हूँ तो करके बाद में बोलता हूँ कि आप लोग माइंड मत करना, फिर मैं क्या बोलता हूँ, अरे कर भी लोगे तो क्या क्या कर सकते हैं। मैंने ये जो बोलते हैं ना, दोगलापन नहीं हो गया? मतलब तुम बात कर रहे हो माइंड करने वाला, और ऊपर से मलहम भी लगा रहे हो, क्या मतलब है? अगर बोल रहे हो तो खुला बोलो, जो लगाएगा लगाएगा दिमाग। अच्छा। So from the following info, prepare a summarized balance sheet as at 31st March 2002. Working capital to like 40, bank overdraft 40, fixed asset to property ratio 0.75, reserve and surplus 1,60,000, current ratio 2.5, liquid ratio 1.5। ठीक है।
आपको क्या करना है, एक समरी बैलेंस शीट ड्रॉ करना है। तो बैलेंस शीट तक पहुंचने के लिए पहले सारा आइटम को ढूंढ के खोद के निकालना है। थोड़ा बुद्धि और थोड़ा प्रैक्टिकलिटी, थोड़ा सा बुद्धि और थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी, तब जाके होगा। बुद्धि कहाँ से आएगा, अभी तक का जो पढ़ाई किया है रेशियो के ऊपर उससे आएगा। और प्रैक्टिकलिटी जो मैं रोज कोशिश करता हूँ आप लोगों को थोड़ा बहुत बांटने का। क्या हो गया, सब एक साथ क्यों निकल जा रहे हैं, पता नहीं। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। तो स्क्रीन शेयर नहीं तो मेरी ये चीज कहना था ना, स्क्रीन में शेयर पूरी नहीं तो को तो दिखा, स्क्रीन शेयर तो हमारी नहीं तो आगे बोलो। এখন আছে? है सर। ओके, चलो। अच्छा, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, पॉइंट वन करके, ये सब क्वेश्चन दिया हुआ था सर होमवर्क के रूप में, ट्राई करने के लिए बोला गया था। कैलकुलेशंस ऑफ करेंट एसेट एंड करेंट लायबिलिटी, सो सी ए बाई सी एल। क्या हमारा क्वेश्चन हमें सी ए सी एल का डिटेल्स देता है, करेंट एसेट करेंट रेशियो लायबिलिटी का डेटा देता है? कौन सा रेशियो सी ए बाई सी एल का डेटा को बताता है, विच रेशियो, करेंट रेशियो, सी ए बाई, करेंट रेशियो। थैंक यू सर, सी ए बाई सी एल करेंट रेशियो से मिलता है, वेरी गुड। सो बस वहां से उठा लो, जो सामने मिल जाए उसी को उठा लो और उठा के भगाओ। तो सी ए बाई सी एल करके हमें मिलता है 2.5। तो अगर हमें सी ए बाई सी एल करके 2.5 होता है तो क्या मैं यहाँ से सी ए का डेटा निकाल सकता हूँ, करेंट एसेट का? 2.5 इंटू सी एल इक्वेशन बन रहा है। नाउ क्वेश्चन इज, सर आप लोगों में से जो लोग वर्किंग कैपिटल का क्लास किए हो उनको थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाएगा, जिन्होंने नहीं किया है उनको थोड़ा बचपन याद लाना पड़ेगा। बचपन माने ये 11-12 लेवल में भी सिखाया जाता है, कोई बात नहीं, इतना समझ लो सर। ये जो वर्किंग कैपिटल होते हैं ना सर, क्या होता है वर्किंग कैपिटल? क्या क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल के बारे में कुछ बोला है? 2,40,000। कोई मुझे बता सकते हो वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है फॉर्मूला वाइज? थैंक यू, ये बचपन से भी याद, वेरी गुड, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी, थैंक यू सर। बचपन में भी ये सब चीज हम लोग क्लास 11-12 लेवल में भी पढ़ते हैं, स्कूल कॉलेज में भी पढ़ते हैं। सो वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू क्या, 2,40,000। तो क्या वर्किंग कैपिटल की जगह मैं करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी लिख सकता हूँ? हाँ, तो सी ए माइनस सी एल करके मुझे क्या मिलता है, 2,40,000। क्या मैं यहाँ से सी ए के जगह, सी ए माने करेंट एसेट की जगह 2.5 सी एल लिख सकता हूँ? हाँ सर, सी ए की जगह मैं 2.5 सी एल लिख सकता हूँ, स्वागत है, ये लिखते पारेगी पारेगी? अरे तो सिंपल माने जो मैथ से जो बेसिक नियम बोला है, 2.5 सी एल माइनस सी एल इक्वल्स टू 2,40,000। दैट मीन्स वी कैन से 1.5 सी एल equals to 2,40,000, और यू कैन से सी एल इक्वल्स टू 2,40,000 बाई 1.5, कितना हो जाएगा, 1,60,000, 2,40,000, 1.5 सी एल इक्वल्स टू 2,40,000, तो सी एल इक्वल्स टू 2,40,000 बाई 1.5 कितना কত হচ্ছে, 1,60,000, तो 1,60,000। तो अगर सी एल का वैल्यू 1,60,000 है तो सी ए का वैल्यू मिल जाएगा। इफ सी एल इज करेंट लाइबिलिटीज है 1,60,000, तो करंट एसेट कितना होगा, करंट एसेट इक्वल्स टू 2.5 इंटू 1,60,000, वेरी गुड सर। बताओ कितना होता है फिर, 4 लाख हुआ?
तो करेंट एसेट इक्वल्स टू 4 लाख। तो इस तरह से हमें क्या मिल गया सर, करेंट एसेट का भी वैल्यू मिल गया और करेंट लायबिलिटी का भी वैल्यू मिल गया। चलो, अब करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी मिलना एक अच्छा बात है, बैलेंस शीट का बहुत ही पॉपुलर दो आइटम है, ये सर नो। ओके, एक कॉपी कर लिया तुम लोगों ने? हाँ सर। नहीं, ओके सर। चलो सर, फिर नेक्स्ट पेज पे मैं जाता हूँ, आप लोग मुझे बताओ। अच्छा, अब क्वेश्चंस में जो भी था उसी से चाहिए मुझे। अच्छा, यहाँ पर एक लिक्विड रेशियो का डेटा दिया था, लिक्विड रेशियो 1.5, लिक्विड रेशियो इज आल्सो नोन एज क्विक रेशियो। हाँ सर, लिक्विड रेशियो को क्विक रेशियो भी बोलते हैं। सो अगर ये डेटा से हमें क्या मिल सकता है सर, एक काम करो, लिखो कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक। आप लोग दिमाग में ना बैलेंस शीट आइटम को दिमाग में सोचो, ये बैलेंस शीट में होता क्या क्या है, एसेट होते हैं, लायबिलिटी होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आते हैं, और वो उसके रिगार्डिंग जो भी डेटा सामने मिलता है उसी से सॉल्व करना है। तो कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक, स्टॉक का डेटा को सॉल्व करने के लिए हम क्विक रेशियो का हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि क्विक रेशियो का मैं ये कॉपी में भी लिखा के रखा, देखना क्विक रेशियो का फॉर्मूला नहीं लिखा है, ठीक है। क्विक रेशियो इक्वल्स टू क्या होता है, अच्छा क्वेश्चन में दिया है ना, क्विक रेशियो इक्वल्स टू 1.5। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करेंट एसेट माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट इक्वल्स टू 1.5। ठीक है, तो यहां से स्टॉक का डेटा मिल जाता है सर सॉल्व करने से। एक नोट लिखो यहां पर, ऑल्टरनेटिवली we may not deduct bank OD from CL, we may not deduct bank OD from CL माने current liability। in that case आपका वैल्यूएशन क्या हो जाएगा, 4 लाख माइनस स्टॉक का, तो स्टॉक ही था, स्टॉक तो पता नहीं ना सर, 4 लाख माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय एक करेंट लायबिलिटी कितना था, 1,60,000, बैंक ओवरड्राफ्ट का डेटा क्वेश्चन में गिवन है ना 40,000। तो अगर 40,000 को माइनस, तो क्योंकि क्वेश्चन में है तो कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग बैंक ओटी को इग्नोर भी कर सकते हैं, बिकॉज क्वेश्चन में दिया है तो कनेक्ट तो करना पड़ेगा। तो करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओटी, तो 1,60,000 माइनस 40,000 इक्वल्स टू कितना, 1.5। नाउ सॉल्विंग स्टॉक। अब मैं कैलकुलेशंस के डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, इतना आप लोग जानते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और स्टॉक का वैल्यू निकालो। कौन बच्चे कैलकुलेशन करके मुझे स्टॉक का वैल्यू बताओ सर। 2,20,000। 2,20,000, थैंक यू मोमनी। 2,20,000। अब जैसे ही मुझे यहाँ से 2,20,000 का डेटा आता है सर, इस 2,20,000 में से हम क्या निकाल सकते हैं, ये मेरा स्टॉक निकल गया। अच्छा, हमें क्या क्या मिल गया, करेंट एसेट मिल गया, करेंट लायबिलिटी मिल गया, स्टॉक का पता चल गया, और क्या चाहिए, फिक्स एसेट्स का डेटा चाहिए, है ना। फिक्स एसेट्स जरूरी है, बैलेंस शीट बनाएंगे क्या क्वेश्चन में। अच्छा, हम लोगों ने करेंट रेशियो का डेटा यूज कर लिया, लिक्विड रेशियो का डेटा भी यूज कर लिया। अच्छा, फिक्स एसेट्स टू प्रोप्राइटरी रेशियो का डेटा दिया है ना सर, फिक्स एसेट्स टू प्रोप्राइटरी रेशियो का डेटा दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस है, वर्किंग कैपिटल भी यूज कर चुके हैं। तो मोटा मोटी चीजें ऑलमोस्ट हो गया है सर। चलो, ক্যালকুলেশন অফ, এক্ষুনি তোর কথাই বলছিলাম, তুই আসছিস কি আসছিস না, তুই হোমওয়ার্কে একমাত্র পাঠিয়েছিলি, চেক করে নে। হ্যাঁ আমি দেখেছি, কিন্তু সলভ করাচ্ছি যখন একটু করে নি, তাহলে নিজেও বুঝতে পেরে যাবে। মানে আমি ওপর ওপর দেখেছি, পুরোটা ডিটেলসটা চেক করতে তার পারি না।
আসলে মোবাইলে চেক করতে এমনি খুব কষ্ট হয়। ক্যালকুলেশন অফ ফিক্স তবে খুব ভালো, তুই যে করেছিস এটা আমার ভালো লেগেছে। ক্যালকুলেশন করে না, করে না, এটা প্রথম অঙ্কটা করাচ্ছি। করেছিস? ঠিক আছে, তাহলে আনসার গুলো মিলিয়ে নি। ক্যালকুলেশন অফ ফিক্সড অ্যাসেটস অ্যান্ড প্রপার্টিস फंड। प्रॉपर्टीज मैंने प्रॉपर्टी में ओनर को प्रॉपर्टर बोलते हैं, ठीक है, ओनर्स फंड। इसका अब क्या दिया है सर? फिक्स एसेट्स डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टर्स फंड। इसका वैल्यूएशंस बोला है 0.75। तो अगर 0.75 हमें मिला है, क्या हम यहाँ से फिक्स एसेट्स को अलग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो फिर इन दैट केस 0.75 इंटू प्रॉपर्टर्स फंड। ओके, एक नोट इधर भी दे दो। एज्यूमिंग, मैंने मान के चल रहे हैं दैट देयर इज no long term debt, there is no लॉन्ग टर्म। एल टर्म एंड लॉन्ग टर्म, आप लोग एल मत लिखना, पूरा लिख लेना, नहीं तो फिर बाद में ना क्या एल टी लिखा है ढूंढते रह जाओगे। हम लोग का फिर भी आदत है इसलिए समझ जाते हैं, आप लोग तो क्या एल टी क्या एस टी, माथा खराब हो जाएगा। फुल फॉर्म लिख लेना, लॉन्ग एग्जाम में भी फुल ही लिखना। लॉन्ग टर्म डेब्ट, बैलेंस शीट कुछ ऐसे दिखेगा सर। assuming that there is no long term, यही मान के चल रहे हैं कि कोई लॉन्ग टर्म डेब्ट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में भी कुछ बोला था क्या? नहीं बोला था, लेकिन बैलेंस शीट में होता है ना सर, करंट लायबिलिटी है तो लॉन्ग टर्म डेब्ट भी होते हैं, तो मान के चल रहे हैं कि कोई लॉन्ग टर्म करेंटली है नहीं, एज पर सिचुएशंस एज्यूम किए हैं। तो बैलेंस शीट लुक लाइक दिस। बैलेंस शीट कैसे दिखेगा? तो जिस तरह का देख सकते हैं बैलेंस शीट का जो एक ओवरव्यू मिल सकता है वो कुछ ऐसा। एक जस्ट बैलेंस शीट का रफ कॉन्सेप्ट बनाओ। बैलेंस शीट कैसे देखने में होते हैं? ऐसे बीच में बीएस लिख दो, एक टी शेप का बैलेंस शीट बना लो, ठीक है। टी शेप बैलेंस शीट में ये मेरा क्या है सर? लायबिलिटी साइड, एंड ये मेरा एसेट साइड। तो इसमें एसेट साइड में फिक्स एसेट्स आ जाएगा और करंट एसेट्स आ जाएगा। लायबिलिटी साइड में क्या क्या आएगा बोलो? शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस। नहीं, अभी फिलहाल के लिए बता रहा हूँ कि ये जो सिचुएशंस मैंने यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेट के बिना सोच रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरा प्रॉपर्टीज फंड आएगा। मैंने क्योंकि क्वेश्चन में हमें प्रॉपर्टीज फंड बोला है, मैंने प्रॉपर्टीज फंड मैंने क्या, ओनर्स कैपिटल, उसी को प्रॉपर्टी फंड बोलते हैं ना सर, ठीक है। तो हमें इधर पीएफ मिल जाएगा, पीएफ माने प्रॉपर्टीज फंड, जो एक्चुअली कैपिटल ही है सर, ठीक है। और हमें करंट लायबिलिटी का डेटा मिला है, वो मिल जाएगा। मैंने अभी तक जो हमें मिला है मैं जस्ट उसको चेक कर रहा हूँ कि कुछ ऐसा देखने में हो सकता है। अब इससे कुछ मिल जाएगा, हमें क्या मिलेगा मैं बता रहा हूँ आपको। सो वी हैव, हमारे पास क्या क्या है अभी तक? वी हैव एफ ए प्लस सी ए, माने फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स इक्वल्स टू प्रॉपर्टीज फंड प्लस करंट लायबिलिटी, ठीक है। जिसमें फिक्स एसेट्स का वैल्यू, फिक्स एसेट्स का वैल्यू मिला नहीं है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 0.75 इंटू पी एफ, यही लिखेंगे। तो जैसे इक्वेशंस बन रहा है वैसा इक्वेशन पुट करो, ठीक है। 0.75 प्रॉपर्टीज फंड प्लस करंट एसेट कितना? 4 लाख ना, 4 लाख इक्वल्स टू प्रॉपर्टी फंड कितना, और मिला नहीं अभी तक, और करंट लायबिलिटी 1,60,000। चलो अब सॉल्व हो जाएगा, प्रॉपर्टी फंड हो जाएगा अभी, क्योंकि इस साइड में 0.75 पीएफ है, इधर इस साइड में भी पीएफ है। तो इस तरह से हमें 0.75 से अगर मैं इसको इधर इक्वल के इधर लेके आ जाऊं, तो 0.25 प्रॉपर्टीज फंड इक्वल्स टू इस 1,60,000 को और इधर से 4 लाख को, इसको अगर एडजस्ट कर दें तो माइनस माइनस
कैंसिल आउट होके 2,40,000 आना चाहिए, है ना। तो हमें यहाँ से प्रॉपर्टीज फंड मिल जाएगा 2,40,000 डिवाइडेड बाई 0.25, कितना, 9,60,000। अब ये जो प्रॉपर्टीज फंड मिला है ये 9,60,000 का आया है, जिसमें रिजर्व एंड सरप्लस भी होते हैं, और जो बाकी हैं वो इक्विटी शेयर कैपिटल है। नाउ क्वेश्चन ये है कि क्या रिजर्व एंड सरप्लस का डेटा गिवन था। रिजर्व एंड प्रॉपर्टीज फंड के अंदर रिजर्व सरप्लस भी काउंट होता है और इक्विटी शेयर कैपिटल भी काउंट होते हैं। तो रिजर्व सरप्लस माने, इसका सिंपल मतलब है रिजर्व सरप्लस माने जो मेरा पहले से इनकम किया हुआ फंड है, और इक्विटी शेयर कैपिटल माने जो करेंटली मैंने कैपिटल के रूप में रेज किया है ना। मैंने रिजर्व सरप्लस इज आल्सो नोन एज रिटेन अर्निंग, मैंने पुराने कमाया, उस इनकम को मैंने रिजर्व के रूप से कैपिटल के जगह में रखा। और एक है मेरा करेंट शेयर कैपिटल जो मैंने अभी मार्केट से रेज किया। तो प्रॉपर्टीज फंड का मतलब या प्रॉपर्टरी फंड का मतलब यही होता है सर कि हमें जो 9,60,000 मिल रहा है इसमें से रिजर्व सरप्लस का वैल्यू मुझे गिवन किया गया है, जो क्वेश्चन में मुझे बोल दिया कि 1,60,000 का मेरा रिजर्व सरप्लस है, और इक्विटी शेयर कैपिटल का मुझे कुछ बोला नहीं था, तो क्या हुआ, बाकी तो वही होगा ना। ठीक है, अगर यहां तक पता चल गया तो फिक्स असेट्स का भी पता लग जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी फंड तो मिल गया ना 9,60,000, तो 9,60,000 का 0.75 कितना होता है। फिक्स एसेट्स का वैल्यूएशन आ जाएगा सर 0.75 ऑफ 0.75 ऑफ 9,60,000, जो आपका मिलता है 7,20,000 का। ये आपका क्या हो गया, फिक्स एसेट्स। अब आई थिंक हमारे पास बैलेंस शीट बनाने के लिए कुछ तो है, हेंस अ प्रो फॉर्मा ऑफ बैलेंस शीट इज shown below। क्या मिला बैलेंस शीट के अंदर, ऐसे ही बनाना है आपको, मैंने यहाँ पर कोई शेड्यूल 6 करना है ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, रेशियो एनालिसिस वगैरह में अगर आपको बैलेंस शीट वगैरह पूछता है, यू डोंट नीड टू क्रिएट एकदम आपको कंपनी अकाउंट्स की तरह एकदम शेड्यूल 6 के हिसाब से बैलेंस शीट ड्रॉ करना है। अगर कोई दिखा सकता है दिखाए, बट इट्स नॉट नेसेसरी, बिकॉज आपको तो जस्ट एक मैंने डेटा को निकाल के ऐसे कंपनी को छोड़ के बाकी सभी केस में बैलेंस शीट आप ऐसे बना सकते हो, सिर्फ कंपनी के केस में शेड्यूल 6 मैंडेटरी है। ठीक है, तो ये कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ आता है, लाइबिलिटी साइड में आता है ना रे। लास्ट दिन समझाया था कि कैपिटल क्यों लाइबिलिटी में आता है। की भाई बोल। हम्म, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट के कारण ही होता है ना सर, कि मेरा शेयर कैपिटल जो मैं बिजनेस पे दे रहा हूँ, तो बिजनेसमैन इसको इस तरह से देखता है कि बिजनेस एक अलग एंटिटी है, कैपिटल बिजनेसमैन से बिजनेस को मिलता है। ठीक है, तो इसका सिंपल मतलब है कि बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग। अब बिजनेस जब बिजनेसमैन से कैपिटल लेते हैं, ये बिजनेस का लायबिलिटी है कि वो अपने ओनर को ये वापस करे। ठीक जैसे जब कंपनी में हम लोग पैसा लगाते हैं, कंपनी का जो हम क्या बनते हैं, शेयर होल्डर। अब कंपनी हमें क्या करते हैं, मेरा कैपिटल का जो मैं उसको कंट्रीब्यूट करता हूँ वो मुझे रिटर्न बैक करते हैं, एंड दैट इज द रीजन शेयर कैपिटल को लाइबिलिटी साइड में लिखा जाता है, बिकॉज ये बिजनेस के लिए एक्चुअल में लाइबिलिटी है। लेकिन लोग कहाँ पर फंसते हैं बोलो तो, लोग कभी इस चीज को इस तरह से, इसका जो लीगलिटीज है उसको कभी समझा ही नहीं, वो बस पढ़ता गया है और इसको एक रूल मान लिया है, और उसको लगता है कि बस ऐसे ही होता है, टैली करने के लिए होता है ना। लोगों को क्या लगता है, टैली करने के लिए होता है, बैलेंस शीट टैली करना, नहीं तो टैली नहीं करेगा। जो लोग मोटा मोटी फाउंडेशन लेवल में आते हैं ना, तो मैं थोड़ा बहुत पूछता हूँ आजकल। ठीक है, जैसे ही मुझे मौका मिल जाए मैं पूछता हूँ, अगर टाइम है मेरे पास बात करने के लिए। मैं चलो यार 2 साल से पढ़ के आया हूँ, अगर कोई कॉलेज पढ़ के आया तब तो मैं और नहीं छोड़ता। ठीक है, 5 साल पढ़ के आया, बोल कि क्या अकाउंट्स, क्या सब्जेक्ट फेवरेट है, कॉमर्स स्टूडेंट्स का कॉमन होते हैं अकाउंट्स। हाँ, दे सकता है,
अगर अगर 55% नहीं होता है ना किसी किसी का, तो इन दैट केस होता है, कोई कोई ऐसे लोग आते हैं जो थोड़ा सा नॉन कॉमर्स का भी होते हैं, ठीक है, लेकिन वो बोलते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ, यूट्यूब से देख रहा हूँ। मैं चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कर रहे हो अच्छी बात है, कुछ बेसिक चीजें बता दो फिर। ऐसे क्या होता है, थोड़ा इसमें मेरे को भी बातचीत करके पता लग जाता है, और उसका कॉन्सेप्ट का हालत का भी पता लग जाता है। क्योंकि आपको पता है सबको कि ये प्रोफेशनल लेवल में जब तक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होगा, आप कोई बड़ा तीर हासिल नहीं कर सकते, है ना। तो वही थोड़ा सा मैं गार्जियन को भी समझा देता हूँ कि पढ़ाई का लेवल किस लेवल में होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली जब माँ पापा के साथ बच्चा आता है ना, तो माँ पापा भी बड़ा एकदम सीना तान के आते हैं, मेरा बच्चा 90% है। तो मुझे किसी को नीचा नहीं करना है, 90% का हल हकीकत बताना है। आप लोग रियलाइज कर सकते हो, क्योंकि आप लोग एक काफी लेवल पार कर चुके हो, और ग्राउंड रियलिटी भी आजकल फील कर पा रहे हो, तो आप लोगों को मुझे कुछ नहीं बताना है। स्पेशली वही लोग जो एकदम नया नया अभी बस अच्छा अच्छा परसेंटेज लेके आते हैं, उनको रियलिटी थोड़ा चखाना होता है। मैं ये नहीं बोलता कि सब बेकार होते हैं, अगर मैं देखता हूँ कि सच में अच्छा है तो क्यों नहीं तारीफ करूंगा, ठीक है। लेकिन अगर परसेंटेज में अच्छा है पर रियलिटी में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो डिफरेंस मैं उनको थोड़ा समझाने का कोशिश करता हूँ कि बाबू यहाँ पर गैप है, यू हैव टू फुलफिल दिस गैप। और जब तक ये गैप आप फुलफिल नहीं करोगे, तो सीए में बनना आपके लिए मुश्किल बनता रहेगा। बस इसके लिए बोलता हूँ, तो माँ पापा को भी समझाया जाता है कि भाई ये कहाँ पर टफ होता है, क्योंकि माँ पापा क्वेश्चन करते हैं कि सर पास होगा ना। अब पास होने के लिए क्या करना होगा वो तो जान लीजिए, पास होगा कैसे? कोर्स में भर्ती होने से सब पास हो जाते हैं क्या? तब तो लाख लाख लोग कोई ना कहीं तो ट्यूशन ले ही रहे हैं। सीएमए का बच्चा लोग कहीं ना कहीं तो ट्यूशन ले ही रहे हैं। तो अगर 85% बच्चा फेल किया और 15% बच्चा पास किया, तो क्या जहां पढ़ रहा था वो टीचर गलत पढ़ाया? मैंने 85% के लिए तो टीचर गलत ही पढ़ाया होगा, और 15% के लिए टीचर सही पढ़ाया होगा। कहीं पर भी पढ़ाओ, भीड़ भाड़ वाला ट्यूशन हो, नामी दामी, या फिर स्टैंडर्ड अपने हिसाब से नॉर्मल ट्यूशन हो, जहां पर भी पढ़ाओ। तो नॉर्मली हम लोग बहुत इजीली दोष देने के लिए रेडी हो जाते हैं। सिचुएशंस का कहीं भी हम लोग मूल्यांकन नहीं करते कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है, और बच्चा को किस लेवल में जाके मेहनत करना है, ये सब हम लोग भूल जाते हैं। और फिर कुछ लोग उसमें से ड्रॉप आउट होने लगते हैं, है ना। उन्हें 85% में 50% ड्रॉप आउट होगा पहले, फिर 50% में से फिर 25% ड्रॉप आउट होगा, फिर अंत तक रहते रहते बहुत ही कम बचता है, और वही इसका वैल्यू क्रिएट करता है। वही जिस तरह से सोना तप तप के सोना बनता है। सिचुएशन समझ में आ रहा है कुछ? तो इतना चिंता में क्यों पड़ जाता है जब मैं इतना बोलता हूँ? एकदम सीरियस हो जाता है, उसको लगता है कहाँ फंस गए, सर इतना मेहनत से इतना मुश्किल वाला बात कर रहे हैं। चल बैलेंस शीट बना। तो कैपिटल को इसलिए लाइबिलिटी साइड में लिखना पड़ता है सर, इसलिए नहीं कि टैली करना है, इसलिए भी नहीं कि, मैं तो ये भी पूछता हूँ कि भाई कैपिटल तो अपना ही पैसा है, तो फिर वो लाइबिलिटी क्यों? थोड़ा उस मैंने स्टूडेंट को थोड़ा सा पेचीदा सिचुएशन में लगता है, अपना पैसा लाइबिलिटी कहाँ से? कैपिटल तो मेरा है, मेरा कैपिटल मेरा लाइबिलिटी कैसे? बात तो सही है ना। मैं अपने घर से बिजनेस के लिए पैसा लगा रहा हूँ, लेकिन वो मेरा लाइबिलिटी है। हाउ कैन इट पॉसिबल? उसने तो कभी अकाउंट्स तो बहुत किया है, कभी वो अकाउंट्स का जो लॉ थोड़ा बहुत अकाउंट्स के चैप्टर के स्टार्टिंग में होता है ना, उसमें लाइन होता है सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। वो तो बच्चा कभी पढ़ता ही नहीं, और स्कूल में भी कभी पढ़ाया नहीं जाता। सीधा जर्नल एंट्री एक क्लास में, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस एक क्लास में खत्म। जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस 1 से 2 क्लास में खत्म। डिपेंड करते हैं स्कूल टू स्कूल, कोई कोई अच्छा स्कूल है मे बी एक से जगह 4 क्लास लगाएगा, ठीक है। अगर प्राइवेट स्कूल है, कम स्टूडेंट है, थोड़ा सा मेहनत कराता है, ठीक है, कि मे बी दो एक से जगह 4 जर्नल एंट्री करा देगा। सरकारी स्कूल का तो बात ही अलग है। सरकारी स्कूल का बच्चा लोग सर सब खत्म हो गया, ठीक है, मैं क्या बोले, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस सब खत्म। फिर एक क्लास में कैश नहीं, कैश बुक, वो ये सब्सिडरी का कैश बुक, सब्सिडरी बुक, पेटी कैश बुक, सब एक क्लास में। बोले डबल कॉलम, सिंगल कॉलम, थर्ड कॉलम, बोले हाँ सब ठीक है, कैश बुक एक क्लास में खत्म। और हमें अभी आगे क्या करना है? बोले कुछ नहीं, इसके बाद फाइनल अकाउंट्स होगा। बोले वाह, मैंने 11 का सिलेबस जो 1 साल के लिए दिया गया है, वो 11 का सिलेबस मोटा मोटी 1 महीने में ही खत्म, बाकी 11 महीना छुट्टी। इसलिए तुम देखना साइंस वाले बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, साइंस वाले बच्चा लोग जो होते हैं स्कूल में,
उनको देखना हमेशा ट्यूशन जा रहे हैं, स्कूल आ रहे हैं, परेशान है, ज्वाइंट का तैयारी कर रहे हैं। कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज वाले जैसे जिंदगी में कुछ रंग लग गया। कॉमर्स वाले का तो क्या है, उनका टीचर बोल रखा है कि ये मैं सजेशन कर दूंगा, 4 क्वेश्चन आता है, तुम लोग मौज करें, ठीक है। और ह्यूमैनिटीज वाले का अलग ही ख्याल है, वो लोग ऐसे आशिकीगिरी चालू कर देते हैं। और इसके बाद जब उनको कॉलेज लाइफ में एंट्री मिलता है, और कॉमर्स में क्या है, एंड मोमेंट में थोड़ा मैनेज हो सकता है अगर थोड़ा दिमाग है, ठीक है, 60 70 80% आ जाता है। ह्यूमैनिटीज वाले पढ़े ना पढ़े पास तो कर ही जाएगा, ठीक है। अब उनमें से एक आध लोग आर्टिस्ट या कुछ करेगा, बाकी लोग तो ऐसे ही बिन पैदा का ढोला की तरह बैठ निकल जाएगा। और क्या, ये जॉबलेस लोगों का क्या हालत है, पूछो सबको, क्या किया ना, बीए किया है, क्यों? 90% लोग तुमको मिल जाएगा, क्या किया, बीए किया है। क्यों किया, बीए क्यों किया? नहीं सर, क्या है ना, वो कॉलेज पास करना था, अब कर लिया। अब नहीं सर, कुछ कोर्स बताओ ना। अब 3 साल क्या कर रहा था, कोर्स ही तो कर रहा था। कॉमर्स वाले का क्या है, अगर नॉर्मल एवरेज कुछ नहीं तो कम से कम एक टैली सीख के कहीं ना कहीं घुस जाएगा, कंपनी का अकाउंट्स कर रहा है, ठीक है, टीडीएस का काम कर रहा है, जीएसटी का कुछ ना कुछ कर लेगा। साइंस वाले जो बन पाया, जो नहीं बन पाया वो तो एकदम, वो डबल आशिक, नशाड़ी गंजाड़ी, खुद खाएगा पिएगा दूसरे को बनाएगा, लड़का लोग का बात कर रहा हूँ, ठीक है। जॉइंट दे दे के थक गया, ठीक है, जॉइंट दे दे के थक जाते हैं, मेडिकल क्लियर करते करते थक जाते हैं, कोई कोई। लेकिन है कि क्या है कि इतना मैथ्स किया है ना, फिर कॉम्पिटिटिव की तैयारी में लग जाते हैं, ठीक है। फिर उसमें थोड़ा बहुत किसी का हो गया तो हो गया, मैथ्स करके थक गए हैं। अब उसमें थका हुआ हालत में, थका हुआ शेर की तरह कुछ ना कुछ अगर निकल गया तो निकल गया, अगर नहीं निकला तो टॉप क्लास आशिक निकलेगा। मैंने ये तो हालत है पढ़ाई लिखाई का, अब क्या बोलेगा बोले। मैंने पढ़ाई के कारण कारण को कोई नहीं ढूंढता, सिर्फ उड़ रहा है। सही बोला ना? आप लोग का हंसी बोल रहा है, हम लोग के जनरेशन में भी था, आज भी आप लोग के जनरेशन में भी आप लोग देखा, आगे भी देखते रहोगे। जब तक ये मेंटेलिटी नहीं बदलेगा ना। आई एम नॉट अगेंस्ट आर्ट्स, पढ़ाई आर्ट्स की पढ़ाई करना है तो आर्ट्स के हिसाब से पढ़ो। अगर आपको आर्ट्स पढ़ना है, आजकल कितना काम है। तुम सोचो कि ये जो पूरा वेब सीरीज का कॉन्सेप्ट चलता है, इवन यूट्यूब में एमएक्स प्लेयर्स वगैरह में फ्री वेब सीरीज बनाते हैं, अमेजन मिनी टीवी वाले, कितना अच्छा अच्छा कंटेंट बन रहा है। छोटा छोटा शहर में आजकल तो कैमरा वगैरह इतना आसान हो गया है, लोग नॉर्मल में कंटेंट क्रिएट कर रहा है, बना के डाल रहे हैं। तो अगर तुम्हारे अंदर आर्टिस्टिक नेचर का बात हो, क्रिएटिविटी हो, कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा, नोवेल पढ़ना पड़ेगा, स्टोरी पढ़ना पड़ेगा, आदत होना चाहिए, हिस्ट्री जानना पड़ेगा। तो पढ़ाई को पढ़ाई की तरह करने से हो सकता है, लेकिन नहीं ऐसे ही कि बीए कर लिया पर हो गया, शादी कर लेता, बीए क्यों किया। और उसके बाद मेरे पास स्टॉक मार्केट के लिए आते हैं, मैं पूछता हूँ क्या किया, कुछ नहीं सर बीए, बस ऐसे ही, और बोलना भी नहीं चाहता है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है ना, रोकड़ा चाहिए जिंदगी में, एट द एंड ऑफ द डे एक चीज सबको चाहिए, रोकड़ा। क्वालिफिकेशन हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, रोकड़ा इज नेसेसिटी ऑब्वियसली ना। बस सही टाइम पे सही काम कर लेता। चलो, सर हम लोग तो चल ही रहे हैं, आप तो भाषण दे रहे हो। अच्छा, इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया 8 लाख का, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया 1,60,000 का, करेंट लायबिलिटी हो गया, कैसे, इसमें एक बैंकोटी था ना, एक बैंकोटी था और एक आदर्श लायबिलिटी था। बैंकोटी कितने का है? बैंकोटी पहले से बोला है 40 का, और ओवरऑल लायबिलिटी था 1,60,000 का। तो अगर 1,40,000 में से, 1,60,000 में से अगर 40,000 चला गया बैंकोटी में, तो बाकी कितना होगा? 1,20,000 का। तो कुल मिला के कितना हो गया? 1,60,000 का। अच्छा, एसेट साइड में देख लो, फिक्स एसेट्स अभी निकाला 7,20,000 का। करंट एसेट्स, स्टॉक 2,20,000 का है ना। करंट एसेट क्या है, स्टॉक आता है और क्या आता है, 2,20,000। अच्छा, करंट एसेट कितने का हुआ टोटल? 4 लाख का।
लेकिन मुझे बोला नहीं कि स्टॉक का तो पता चल गया, बाकी कुछ बोला नहीं, तो मैं इसको अदर मान लेता हूँ। अदर करंट एसेट में भी डेटर एटसेट्रा, बिल्स रिसीवेबल, यही सब होगा और क्या होगा। 4 लाख में से 2 लाख भी स्टॉक में चला गया, तो बाकी कितना आया? 1,80,000। तो आप लोग जानते हो सर, 4 लाख आप लोग खुद ही निकाले हो, मैंने कुछ नहीं किया। 4 लाख मैच कर रहा है, टैली हो रहा है। 7 4 11,20,000, इधर भी हो गया 8 लाख, 2 लाख, हाँ ठीक है, 11,20,000। बैलेंस शीट टैली होगा। बैलेंस शीट टैली करना ही पड़ता है अगर डेटा सही है तो। डेटा सही है, हिसाब सही है तो बैलेंस शीट टैली करेगा। अगर हिसाब में कहीं पर कुछ गड़बड़ है, कोई डेटा मिसिंग है, तो बैलेंस शीट टैली नहीं करता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बैलेंस शीट टैली ना करें। लाइफ का भी बैलेंस शीट ऑलवेज टैली करना पड़ता है। आप लोग कभी अपना लाइफ का एसेट लायबिलिटी निकाले हो? निकाले हो कभी एसेट लायबिलिटी? एसेट लायबिलिटी वो जो दूसरे को देना है अपना, जो आप ये सामाजिक बात कर रहे हो। आपको आपका लाइफ आपके लिए थोड़ा है और कुछ बाकियों के लिए। तो जो बाकियों को देना है वो आपका लायबिलिटी है, ऑब्लिगेशंस पूरा करना है, कर्तव्य, ड्यूटी, प्यार, मोहब्बत, जो बोलो। और एसेट जो आपको किसी से पाना है वो आपका एसेट है, डेटर। आपका डेटर जिनसे आपको प्यार मिलेगा, ठीक है, तो डेटर हुआ। आपका खुद का इनकम क्या हुआ? आपका इज्जत, ठीक है, आपका गुडविल, आपका पढ़ाई लिखाई करके आपका जो सम्मान और जो सिचुएशंस में आपको, वो आपका एसेट्स हुआ, है ना। और आपका पूंजी क्या है? आपका ज्ञान, कैपिटल, उसी को यूज करके जिंदगी चलेगा। हिसाब लगा लो, एसेट और लायबिलिटी में कितना ज्ञान पूंजी आपके पास है। टैली तो करेगा सर, करना ही है टैली। आप बोलोगे ज्यादा लायबिलिटी हो गया, अब दूसरों से ज्यादा लोगे तो लायबिलिटी ज्यादा होगा। तो कुछ स्टूडेंट, कुछ लोग होते हैं देखना, बात बात में, भाई मेरा एक हेल्प करेगा, भाई मेरा एक हेल्प करेगा। अब तुम अगर दिन भर दूसरे से हेल्प मांगते जाओगे, अब मान लो तुम्हारा एग्जाम टाइम हुआ, ठीक है, अब तुम साल भर उससे हेल्प लिए हो, ठीक है, अब तो एक टाइम आया उसका जरूरत है, अब तुम एग्जाम देखोगे कि उसका हेल्प करोगे? अच्छा दोस्त नॉर्मली हेल्प कर नहीं जाएगा, ठीक है। या तो एक काम करो, साल भर दूसरे से हेल्प लेना बंद करो, फिर वो भी तुमको एंड मौके पे पागल नहीं करेगा, ठीक है। अब आप देख लो आप कितना ऑब्लिगेशंस बनाओगे। बैलेंस शीट टैली करना ही है, इट्स फुल्ली अप टू यू। समझे? हाँ, कभी बना के दिखाना, मेरे को दिखाने की जरूरत नहीं, एटलीस्ट मैच कराना खुद से, बैलेंस शीट ऑफ योर लाइफ। हाँ, ज्यादा मत करना, छोड़ दे। अब बंगाली का एक पुराना गाना कभी किसी की दीवार पे देखा था, क्या था ऐसा है कि জীবন খাতার প্রতি পাতায় যতই লেখो হিসেব কিতেব, ऐसा करके कुछ था, ठीक है, কিছুই रवे ना, ऐसा करके, ठीक है। सुने चीज, ऐसे बड़ी बड़ा ही फेमस गाना है। तो किसी के घर में हो ना, वो बात को ना एकदम बंधा के रखा है। यानी ये जिंदगी का किताब, माने हिसाब का खाता है, लाइफ का हिसाब का खाता है। इसमें तुम कितना भी हिसाब किताब करके रखो, कुछ भी नहीं रहेगा। एसेट लाइबिलिटी सब छोड़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली लाइफ का क्या है, एंड तो खत्म ही हो जाएगा। इसलिए ज्यादा हिसाब किताब करके इस बात नहीं चलता, मैंने लाइफ का थॉट्स है, ठीक है। मैं तो जस्ट ऐसे ही बोला आप लोगों को, ठीक है, कि लाइफ का भी बैलेंस शीट होते हैं। जिसका जिसका जिंदगी जितना पुराना है उसका उतना एसेट्स उतना लाइबिलिटी जरूर होगा। जिसका लाइफ जितना पुराना होगा उसका उतना एसेट उतना लाइबिलिटी होगा, होना ही। अकाउंटेंसी बहुत लॉजिकल पेपर है, बहुत लॉजिकल पेपर है। जैसे तुम लोग को एक छोटा सा चीज बताने से तुम लोग कभी इसको लेके मे भी फील कर सकते हो। जैसे हम लोग कई बार किसी गणितकार या फिर क्या बोलते हैं उसको, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं ना, ठीक है। वो देखना, बोलते हैं कि हाथ दिखाते हैं अगर कोई, ठीक है। ऐसे मैं मानता हूं पर पागल नहीं, एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता हूँ, ठीक है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के बिना मेरा जिंदगी नहीं चलेगा। अगर एस्ट्रोलॉजी में लिख दिया कि आज का दिन मेरा खराब रहेगा, तो मैं ये नहीं मानता कि सच में दिन खराब जाएगा। हो भी सकता है, ना भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन माई वर्क। अगर कर्म अच्छा होगा शायद वो ठीक दिन निकल जाए। लेकिन कुछ लोग ना पहले से सोच के बैठ जाते हैं कि आज लिखा हुआ है तो घर से ही ना निकले। हो सकता है कि दिन खराब है, घर में बैठे बैठे ही तुम्हारा हार्ट अटैक आ गया। तो कुछ लोग बताते हैं कि ये तुम्हारा पुराने जन्म का हाथ है। जैसे नॉर्मली लड़का लोग हाथ दिखाते हैं तो दाएं हाथ दिखाते हैं, लड़की लोगों का हाथ दिखता है तो बाएं हाथ का दिखता है। अभी जाना एस्ट्रोलॉजर के पास,
ठीक है, पता चलेगा। तो मैं इतना जाता नहीं हूँ, लेकिन घर पे कोई कोई है, चलो 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 जाना है, ठीक है, हिसाब लगाना है क्या है तुम्हारे किस्मत में। मेरा तो हाथ देखेगा ना, जो भी देखता है पूरा साफ है, देख कुछ नहीं है। हाथ देख रहा है, हाथ में कोई रेखा, एकदम क्लियर कट हाथ है मेरा। तुम लोग का देखो, किसी किसी का बहुत भयंकर हाथ होगा, ठीक है, एकदम इजी बिजी होगा। तेरा भी क्लियर है ना, काफी सारा है, नहीं तेरा भी क्लियर है। तेरा दिखा, तेरा तेरा क्लियर है, बट काफी सारा लाइन है। मेरा भी एकदम क्लियर कट हाथ है। तो जब भी मैं किसी को दिखाता हूँ, मेरे को क्या बोलते जानता है, कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ है। मैं एक्चुअली आपको पढ़ा रहा हूँ सर, सुनना। कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं है मेरा। मैंने लास्ट जन्म का जो भी हिसाब किताब है, सब कुछ मैं क्लोज करके आया। ठीक है, तो मैं ठीक है, अब मेरे को क्या बताता है, बोलता है कि आपको बहुत मेहनत करना होगा। दैट मीन्स अगर कोई पुण्य होता, तो मैं उसको अगर लेके आता, तो इस जन्म में मेरे को काफी सुख सुविधाएं मिल सकता था, जो मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो मेरे को बताते कि मेरे को जो भी करना होगा इस लाइफ में, सारा चीज मेहनत करके करना होगा। ठीक है, हार्डवर्क करके ही मेरे को बाकी चीज मिल सकता है, बट हार्डवर्क करने से मिलेगा, इतना मेरे को बोलता है। दैट मीन्स वो कहता है कि आपका लास्ट जन्म का ना तो पुण्य आप संचय करके लाए हो, और ना ही आपका जो भी पाप है उसको भी आप कैरी फॉरवर्ड करो। दैट मीन्स आपने पूरा बैलेंस शीट को टैली करके आ गए। मैंने, वो मेरे को ये नहीं बोला, वो मैंने एनालिसिस किया। ठीक है, ये कुछ भी ओपनिंग भी नहीं है, कुछ क्लोजिंग भी नहीं है। ठीक है, अब किसी किसी का ना इस जन्म में स्टार्टिंग में देखना, कोई किसी किसी का लाइफ कुछ नहीं करता है, लेकिन जिंदगी बिंदास चल रहा है। ठीक है, फैमिली में दिखेगा तो, ठीक है, माँ बाप, इवन घर के अंदर भाई बहन के अंदर भी देखना। ठीक है, किसी को बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, और एक जन कितना भी बदमाशी करे, उसका सारा बात मान लिया जाता है। ठीक है, ठीक है, सो तब देखना, तब वो बोलते हैं कि उसका कर्म होगा, इसलिए ऐसे करके बोलते हैं। तो दैट मीन्स मे बी उसने अपना कुछ पुण्य कैरी फॉरवर्ड किया है, जिसका अभी भी बेनिफिट उसको मिल रहा है। लेकिन अगर वो पुण्य को, उसका जो भी कमाई है, उसको अगर अभी सारा खर्च कर लेगा बैठे बैठे, तो फिर क्या होगा, उसको, माने जितना एज बढ़ता जाएगा, बाद में उसको फिर से बहुत मेहनत करना होगा। ठीक है, सिंपल बात है, प्योर बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट। तो ये बात ना मेरे को पहले समझ में नहीं था। धीरे धीरे जब मैं अकाउंटेंसी पढ़ा, सीए वगैरह का चीज जाना, फिर मेरे को हर चीज एकदम रियलिटी फील होने लगा। अच्छा ठीक है, इट्स नॉट अ बने इलॉजिकल थिंग, ऐसा हो ही सकता है। पुनर्जन्म में बिलीव करना नहीं करना, आई डोंट नो, मुझे भी इतना ज्ञान नहीं कि पहला जन्म कुछ है कि नहीं है, अगला जन्म क्या होगा, आई डोंट नो। लेकिन अगर अकाउंटेंसी प्रीवियस ईयर और करंट ईयर डेटा को कंपेयर करते हैं, तो लाइफ क्यों नहीं कर सकता। हमारा नॉलेज एक सिंपल किताब के बाहर या बिजनेस का नॉर्मल हिसाब के बाहर नहीं जाता। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पुनर्जन्म, पहला जन्म, इस जन्म होता नहीं है। वो मे बी हायर लेवल नॉलेज है, जिसमें हम लोग जैसे नॉर्मल लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते, बट इट मस्ट बी देयर। अब अगर अकाउंटेंसी ना होता तो बोलते तो ये भी नहीं था। जैसे हम लोग जब शेयर का एनालिसिस करके बोलते हैं कि ये शेयर का अच्छा जाएगा, तो कुछ लोग बोलते हैं ये कैसे संभव है, तुक्का हो गया हो। लेकिन हम लोगों को पता है तो किस लिए हो रहा है, हमें समझ में आता है। तो अगर एक बेसिक लेवल में इतना समझ सकते हैं, तो एस्ट्रोलॉजिकल लेवल में या फिर स्पिरिचुअलिस्टिक लेवल में किसी के बारे में फ्यूचरिस्टिक प्रेडिक्शन करना, इट्स नॉट अ रॉन्ग थिंग। इट्स पॉसिबल डिपेंडिंग ऑन द नॉलेज। हाँ, कुछ लोग उसका बुजुर्गीगिरी करते हैं, उसके ऊपर मैंने लोगों को गलत राह पे लेके जाते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो हर चीज में होते हैं। वो तो स्टॉक मार्केट का नॉलेज का भी लोग फालतू में मिसयूज करा के लोगों को लूटता है। ठीक है, तो उसमें भी हो सकता है, हर चीज के नेगेटिविटी होते हैं। अब तुम गलत लोगों के पास जाओगे, गलत चीज सुन के आओगे, तो फिर इसका मतलब ये थोड़ी कि वो चीज है नहीं। चिंता में पड़ गया बच्चा। सोचना सर, सोचना, बहुत कुछ है। चलो आगे बढ़। लाइफ इज ऑल अबाउट ना, फुल ऑफ न्यू थिंग। रोज कुछ ना कुछ नया जानोगे। बस खुद पे भरोसा रखो। एक जन मेरे को एक जगह में कमेंट करता है किसी वीडियो में मेरे स्टॉक मार्केट में, सर आप पढ़ा कहाँ रहे हो, आप तो बस इधर उधर का ही बात कर रहे हो। ठीक है, कोई अननोन बंदा मेरे को कमेंट कर रहा है। तो मैं उसको कुछ नहीं बोला, क्यों फालतू में किसी के साथ लगना है। तो मैं मेरा बाकी स्टूडेंट को दिखा रहा हूँ कि देखिए, बोल रहे हैं कि पढ़ा कहाँ रहा हूँ और फालतू में टाइम पास कर रहा हूँ। ठीक है, और वो जिस दिन का वो क्लास था, उस दिन सब कोई बैठे बैठे इधर
पर हेड कम से कम 2 से 5 हजार हर कोई कमाए मेरे सामने, ठीक है। मैं बोलती ये वही क्लास है जिस क्लास में तुम लोग बैठे बैठे मेरे एनालिसिस पे 5 से 7 हजार करके कमा के गए थे। बोलते हैं सर उसको क्या पता। क्योंकि एक्चुअली मैं जब सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ हर चीज के केस में, मैं सब्जेक्ट को कम बोलता हूँ और आसपास का चीज ज्यादा बोलता हूँ। अब स्टॉक मार्केट को भी एनालिसिस करने के टाइम में मैं स्टॉक मार्केट का बात ही नहीं करता, स्टॉक मार्केट के सराउंडिंग्स का बात ही ज्यादा करता हूँ। और मजा का बात है जिस चीज पे तुम्हारा मार्केट टिका है, तुमको मार्केट दिख रहा है, तुमको अकाउंटेंसी दिख रहा है, बट कहाँ ये अकाउंटेंसी है कि बिजनेस है? जब तुम मार्केट देखते हो, मार्केट है कि पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स है कि इकोनॉमिक्स है, तुमको पता ही नहीं चल रहा है कि तुम किसके लिए जी रहे हो, किस चीज के लिए कर रहे हो। तुम बस मार्केट 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 कर रहे हो। आपको मतलब माथा में जा रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम जिस चीज को देख रहे हो एक्चुअली वो नहीं है, सब रिलेटेड है। इसलिए मेरा बात जिसको नॉलेज नहीं है उसको बकवास ही लगता है, लेकिन जो समझ जाते हैं वो फील करने लगते हैं कि भाई, क्योंकि जब उसको कनेक्शन मिलता है ना तब वो फील करने लगते हैं अरे भाई यही तो है। बचपन से आदत जो सबका बन गया, किताबी बात रट रट के, सही ना? इतना लोगों ने रटा, न्यूटन तो भर भर के होना चाहिए फिर। वह क्यों नहीं? हाँ, रटने वाला लोग कम है क्या सोसाइटी में? इतना रटा, किताब भर भर के रट लिया। तो आइजैक न्यूटन, आइंस्टाइन भर भर के घर घर में होना चाहिए। और बंगाली फैमिली तो खास करके, बच्चा साइंस नहीं पढ़ेगा तो जिंदगी एकदम बर्बाद हो जाते हैं। करते कि नहीं करते हमारे माँ बाप? मैं भी बंगाली फैमिली से बिलोंग करता हूँ। साइंस नहीं मिला ना, माँ बाप का ऐसे मुंह जैसे एकदम काला हो गया। मेरे को मिला था, मैं लिया नहीं था, ठीक है। हाँ, मुंह काला करके आ गया, साइंस नहीं लिया। आप लोगों के साथ हुआ है? चलो, आप लोगों का माँ बाप समझदार है। ऐसा है ना, मैंने क्या बोलेगा। मान की जब कॉमर्स क्लास ज्वाइन करे थे, सबको मिला, साइंस नहीं मिला, जैसे जिंदगी बर्बाद हो गया बिना साइंस का। आज भी इधर से इंसान बाहर निकलेगा तब तो कुछ करेगा। चल नेक्स्ट। अच्छा, तो बैलेंस शीट टैली कर लिया हम लोग लाइफ का। ए ऑनलाइन में सबको बात समझ में आ रही? हेलो, ए सबाई बुझते पारছিস? Yes, sir. Yes, हाँ sir. सर। ओके, चलो नेक्स्ट यस क्वेश्चन। सर। थैंक यू। इजी क्वेश्चन था, ऐसे 3-4 नंबर आता है ऐसे क्वेश्चंस पे। विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फो कंप्लीट द बैलेंस शीट। अगेन बैलेंस शीट दिया है, एमएनओपी लिमिटेड इक्विटी शेयर दिया है। Relevant ratios of the company are as follows: current debt to total debt 0.40, total debt to owner's equity 0.60, fixed assets to owner's equity 0.60, total asset turnover 2 times, inventory turnover 8 times। চলো, এই তোর আগের অঙ্কটা ম্যাচ করেছিল। থ্যাংক ইউ স্যার। এটা হয়েছে? চলো, 0.2, 0.1 सर। Calculation of total debt and fixed assets, calculations of total debt and fixed assets, assuming there is no reserve and surplus। मान के ही चल रहे हैं, ठीक है। इक्विटी दैट इज नेट वर्थ इक्वल्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल। रिजर्व सरप्लस नहीं है, इक्विटी और नेट वर्थ माने करंट एसेट, जितना तुम्हारे पास इक्विटी है, ठीक है। इक्विटी दैट इज नेट वर्थ, उसको हम लोग जो इक्विटी कैपिटल है उसी को मान लेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल क्वेश्चन में कितना बोला है? 1 लाख का, ठीक है। 1 लाख का बोला है तो वही को मान लेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख का। अच्छा, तो गिवन क्वेश्चन में एक चीज गिवन किया है, टोटल डेब्ट बाय इक्विटी कितना बोला है? टोटल डेब्ट टू ओनर्स इक्विटी बोला ना, टोटल डेब्ट टू ओनर्स इक्विटी 0.6 है ना। टोटल डेब्ट टू ओनर्स इक्विटी
0.6 क्वेश्चन में ही बोल दिया। हमें बस क्या करना है, इस चीज को जोड़ना है, टोटल डेब्ट बाय इक्विटी। क्वेश्चन कितना बोला सर? 0.6 का। तो टोटल डेब्ट कितना है नहीं पता, इक्विटी तो पता है। तो 1 लाख इंटू 0.6 कत হবে? 60,000। चलो अच्छा, अब एक चीज ये हो गया और कुछ नहीं चाहिए, मैंने बेसिकली हमें डेटा को फाइंड आउट करना है। अच्छा यहाँ पर क्या करेंट एसेट बाई करेंट डेब्ट बाई टोटल डेब्ट भी दिया है ना? करेंट डेब्ट बाई टोटल डेब्ट 0.4, इससे भी कुछ डेटा निकल जाएगा। सीडी बाई टीडी मैंने करेंट डेब्ट बाई टोटल डेब्ट कितना बोला? 0.4। अच्छा टोटल डेब्ट का वैल्यू मिल गया ना? टोटल डेब्ट का वैल्यू मिल चुका है, तो वहां से हमें करेंट डेब्ट मिल जाएगा। करेंट डेब्ट मैंने एक्चुअली करेंट लाइबिलिटी, डेब्ट का मतलब होता है लोन, ठीक है? तो डेब्ट का ही दूसरा नाम है लाइबिलिटी। तो सी डी बाई टी डी इक्वल्स टू 0.4 है, तो सी डी इक्वल्स टू बन जाएगा 0.4 इंटू 60,000। ये आप लोग के मत लिखना एग्जाम में, ठीक है? नहीं तो आपको के कर देगा एकदम, ठीक है? करेंट लाइबिलिटी इक्वल्स टू 24,000, ठीक है? तो हमें क्या मिल गया सर? टोटल लाइबिलिटी भी मिल गया और करंट लाइबिलिटी भी मिल गया। ओके, और क्या क्वेश्चन में बोला है? ये हो गया। अच्छा यहां से हमें एक चीज मिल जाएगा, फिक्स एसेट्स टू ओनर्स इक्विटी भी दिया है, देख 0.6। तो अगर फिक्स एसेट्स से ओनर इक्विटी दिया है, तो फिक्स्ड एसेट्स बाय इक्विटी, फिक्स एसेट कितना पता नहीं, ओनर इक्विटी 0.6, इक्विटी तो पता है। फिक्स एसेट इक्वल्स टू 1 लाख इंटू 0.6 कितना हो जाता है? 60,000। अच्छा चलो ये हिसाब एक निकल गया, एसेट्स का हिसाब निकल गया। 0.2 कैलकुलेशंस ऑफ सेल्स एंड इन्वेंट्री। चलो नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स एंड इन्वेंट्री। जब भी ऐसा डेटा दिया ना, आपको बैलेंस शीट का आइटम दिमाग में रखना है कि बैलेंस शीट में मेन क्या क्या आइटम है। फिक्स एसेट्स है, करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटी है, टोटल लायबिलिटी है ना? ये आइटम को निकालने के लिए आपके पास जो जो रेशियो अवेलेबल होगा या जो भी डेटा अवेलेबल होगा, उससे जो निकाल सकते हो उसको निकालो, देखना कुछ ना कुछ निकल के आ जाएगा। इसलिए मैं स्टार्टिंग में एक चीज बोला था, थोड़ा बुद्धि और बाकी प्रैक्टिकलिटी और थोड़ा सा रेशियो का बेसिक आइडिया होने से करते करते निकल के आता है। ये डायरेक्ट देख के ना रेशियो का क्वेश्चन थोड़ा सा लगता है पता नहीं कहाँ से आएगा, बट थोड़ा सा आगे बढ़ो तो देखना एक के बाद एक दरवाजा खुलता रहता है, मजेदार होता है सर ऐसे, है ना? मैंने करने में अच्छा लगता है, कि जैसा लगता है कुछ नया निकल के आ रहा है। मैंने नॉर्मल पीएल बैलेंस शीट में क्या है, एक सिस्टमेटिक वे में चलता है, उससे थोड़ा सा मजेदार होता है कि भाई हाँ चलो कुछ तो आएगा, क्या पता आगे क्या है। कैलकुलेशन ऑफ सेल्स एंड इन्वेंट्री, सेल्स बाय टोटल एसेट, है ना? क्वेश्चन में बोला था सेल्स बाय टोटल एसेट्स, टोटल सेल्स एसेट टर्नओवर 2 टाइम्स। एसेट टर्नओवर का मतलब क्या है कि टोटल एसेट्स पे कितना, टोटल एसेट्स पे कितना सेल कर रहे हो। थैंक यू सर। टोटल एसेट जो आपके पास है उसके ऊपर आपका सेल कितना है, तो ये क्वेश्चन में ही बोल दिया है 2 गुना, 2 टाइम्स। तो यहाँ पर आप एक काम करो, सेल्स बाय टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स माने इक्विटी प्लस टोटल डेब्ट, माने इक्विटी प्लस लायबिलिटी को ऐड करने से हमें एसेट मिल जाएगा, बिकॉज वी नो दैट कि एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी होते हैं। तो अगर एसेट का डेटा हमें पता है और इक्विटी एंड टोटल लायबिलिटी पता है, तो वहां से हमें टोटल एसेट भी मिल सकता है। ये क्या बोला है? 2 टाइम्स। तो इससे हम लोग एक चीज कर सकते हैं, सेल्स का डेटा हमें नहीं पता, इक्विटी का डेटा हमें पता है। कितना टोटल डेब्ट कितना है? 60,000 इक्वल्स टू 2, तो सेल्स कितना हो जाएगा? 3,20,000। वेरी गुड सर। तो सेल्स मिल गया। अच्छा सेल्स मिल गया तो क्या इन्वेंट्री मिल सकता है? इन्वेंट्री टर्नओवर 8 गुना बोला है। इन्वेंट्री टर्नओवर माने
कितना स्टॉक तुम्हारे पास है और उसमें कितना तुम सेल कर पा रहे हो, दैट मीन्स सेल्स बाय इन्वेंटरी। फॉर्मूला भी याद रखने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ऐसे फॉर्मूला याद नहीं रहेगा। फॉर्मूला को याद करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि भाई मेरे पास दुकान में स्टॉक कितने का है, उसमें मैं कितना सेल जनरेट कर पा रहा हूँ, तो उससे हमें इन्वेंट्री टर्नओवर मिलता है। मेरे पास एसेट कितना है, उसमें मैं कितना सेल जनरेट कर पा रहा हूँ, उसे एसेट टर्नओवर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, इस पे क्लैरिटी होना जरूरी होते हैं सर। तो सेल्स बाय इन्वेंट्री करके क्या मिलेगा, 8 गुना बोला है ना सर। सेल्स का डेटा पता है हमें, 3,20,000। इन्वेंट्री का डेटा पता है, नहीं, वही तो निकालना है ना सर। 8 गुना कैसे मिलेगा, इन्वेंट्री कितना हो गया, इन्वेंट्री इक्वल्स टू 40,000। कैलकुलेट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, फिर इधर इक्वल को इधर लेके आ जाओ, निकल जाएगा। ये भी बताना पड़ेगा क्या। अच्छा, तो इन्वेंट्री इक्वल्स टू क्या हो गया, 40,000। ठीक है, तो मोटा मोटी बैलेंस शीट का आइटम ऑलमोस्ट पहुंच गए ना सर। बैलेंस शीट के लिए जो जो चाहिए हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। अच्छा, .3 और क्या मिल सकते हैं, और भी कुछ डेटा मिलेगा, जैसे इक्विटी, हाँ डेटर्स मिल सकता है क्या। हम्म, अच्छा देख, इक्विटी और टोटल डेब्ट, वी नो दैट फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। क्या हमें करंट एसेट्स मिल चुका है, हेलो, क्या हमें करंट एसेट्स मिल चुका है, नहीं मिला है ना, बस करंट एसेट का डेटा यहाँ से मिल जाएगा, देख ले सर। इक्विटी कितने का, डेब्ट कितने का, फिक्स एसेट कितने का, करंट एसेट मिसिंग है, अब निकाल लेना। हाँ हाँ, करंट एसेट में इन्वेंट्री पता है 40,000। तो एक्चुअली अगर तुम्हें 1 लाख, मैंने इनमें से तुम करंट एसेट निकालो ना पहले, इनमें से करंट एसेट निकालने से क्या डेटा आ रहा है सर, इसको सीए, हाँ 1 लाख आ रहा है ना। तो अगर तुम्हारा टोटल करंट एसेट 1 लाख होगा, उसमें से 40,000 तुम्हारा इन्वेंट्री है, तो बाकी अदर एसेट्स में 60 जाएगा। तो किस तरह से किया है, पहले वो इन्वेंट्री को मैंने जो लिया है उसको पहले ले लिया। अच्छा, चलो उस तरह से भी हो सकता है, बट हमें ये इक्वेशन से एक्चुअली क्या है ना, सारा आइटम एक बार दिख गया, इसमें बैलेंस शीट ड्रॉ करने में थोड़ा सा सुविधा होगा। तो 1 लाख इधर हो गया, मतलब तो करंट एसेट हो गया 1 लाख। अब जो बात अनिशा बोल रहे हैं कि सर तो फिर हमारा करंट एसेट्स में तो इन्वेंट्री भी तो करंट एसेट का पार्ट है, तो इन्वेंट्री इसमें से 1 लाख में से 40,000 इन्वेंट्री है, तो बाकी जो 60 बचा वो मेरा अदर एसेट्स का पार्ट बन जाएगा। वो डेटर भी हो सकता है, बिल्स रिसीवेबल वगैरह भी हो सकता है, नॉर्मली वही होगा। अब बना लो प्रोफार्मा ऑफ बैलेंस शीट। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था, 1 लाख। फिक्स एसेट्स 60,000। हाँ सर, करंट एसेट कितना है, उसमें इन्वेंट्री 40, और आधार में चला जाएगा 60। हमें एक्चुअली 1 लाख मिल चुका है, इसलिए हम डायरेक्टली इसको बता सकते हैं 1 लाख। अच्छा, लॉन्ग टर्म डेब्ट हम लोग कैलकुलेट किए थे क्या, टोटल डेब्ट कैलकुलेट किए थे। तो टोटल डेब्ट से अगर आप करंट डेब्ट को माइनस करोगे तो तुम्हें लॉन्ग टर्म डेब्ट मिल जाएगा। तुम्हें टोटल पता है और करंट पता है, सो टोटल से अगर करंट को हटाओगे तो लॉन्ग टर्म डेब्ट का भी पता लग जाएगा। तो कितना बनेगा, 60,000 का टोटल डेब्ट है, और करंट डेब्ट कितने का, 24,000 का है ना, निकाले थे ना।
निकाले थे कि नहीं निकाले थे? ये तो करेंट डेब्ट फॉर 24 का टोटल डेब्ट था 60,000 का, है ना? तो 60 से 24 हटाने से 60 से 24 हटाने से हमें लॉन्ग टर्म डेब्ट का पता लग जाएगा 36,000। तो इधर हो गया 36 और करंट लायबिलिटी माने करंट डेब्ट जो है वो है 24 का। टोटल करो 1,60,000। ये तो होना ही था। अगर सारा डेटा है तो मिलना तो तय है। तभी हो सकता है जब तुमने बिजनेस पे घोटाला किया होगा या तुम्हारे अकाउंटेंट ने चोरी किया होगा, ठीक है, तभी टैली नहीं होता है। डेटा सब कुछ है, हिसाब टाइम पे रखा गया है, टैली तो करना था। सवाई पूछते पहले से ऑनलाइन में बात समझ में आया सबको? बोलो सर। हेलो। यस Yes, सर। sir. ओके। তোর এটা পুরোপুরি ঠিক হয়েছে अनिशा? सर एक के बाद एक ही करते हैं, इधर उधर जाम करने से फिर दिक्कत हो जाएगी। ये वाला कर ले। ये सब क्वेश्चन सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, या तो सीए में आया होगा या फिर सीएमए में आया होगा या फिर सीएस में आया होगा, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं सर। Using the following info, complete the balance sheet given below. फिर से बैलेंस शीट। टोटल डेब्ट टू नेट वर्थ 1:2, टोटल एसेट टर्नओवर 2, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल 30%, एवरेज कलेक्शन पीरियड यानी डेटर से पैसा पाने में 40 दिन लग जाता है। इस तरह का पॉइंट आपको कहाँ देखने को मिलता है? कौन से चैप्टर के अंदर? वर्किंग कैपिटल। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बेस्ड ऑन द गुड्स सोल्ड एंड ईयर एंड इन्वेंट्री 3, एंड देयर इज ए एसिड टेस्ट रेशियो। सर एक्चुअली क्विक रेशियो का ही दूसरा नाम है एसिड टेस्ट रेशियो, ठीक है? एसिड टेस्ट क्यों बोलते हैं? मैंने बिजनेस मैंने एकदम लो पीरियड ऑफ टाइम में चेक करके बताना होता है कि बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा शॉर्ट टर्म हालत में, उसको एसिड टेस्ट रेशियो के लिए क्विक रेशियो मैंने करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी ना। अब क्या बिजनेस का इतना करंट सिचुएशन है जिसमें उसका करंट लायबिलिटी चुकता हो जाए, इतना एसेट्स है क्या उसके पास? अगर एसेट से लायबिलिटी चुकता हो सकता है तो मतलब बिजनेस सर्वाइव कर लाएगा। अगर मान के एसेट से लायबिलिटी रिपे करने में टाइम लग जाता है या फिर हालत ऐसा नहीं है तो ऐसे सिचुएशंस में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। बुझते अच्छे से? हाँ, क्यों इसको एसिड टेस्ट बोला है? ऐसा नहीं कि हाथ में एसिड डाल के टेस्ट किया है। कौन सा एसिड? कार्बोनिक? कार्बोनिक एसिड घर पे लगाने से क्या है? सांप नहीं आता है। सही तो। मैं तो देखा हूँ कि जहां पर कार्बोनिक एसिड का शीशा रखा जाता है सांप उसी के ऊपर बैठा होता है। मैंने नेटिव में का पापा कार्बोनिक एसिड चारों तरफ दिया, जहां कार्बोनिक एसिड का इतना बड़ा एक बॉटल होता है, ठीक है, जहां कार्बोनिक एसिड है वहीं पर सांप एकदम अपना आस्था बना के बैठा हुआ है। गांव साइड में होता है, देखने से बहुत डर लगता है। मेरे घर में निकलते हैं, इतना जहरीला नहीं निकलते हैं। हम लोगों के घर पे, हम लोग के घर के पीछे बहुत बड़ा पर्सनल जंगल टाइप का है। बाड़ी भीतर ही নিয়ে पर्सनल बागान मतो, बांस का झाड़ी, बड़ा बड़ा पेड़, बांस झाड़ मैंने इधर होता है सेम, दो साइड में बांस का झाड़। और बांस का झाड़ मैंने ऐसे ही भूत है, कुछ भूत नहीं है। वो रात को जब हवा देता है ना वो कैच कैच करता है। अब चारों तरफ शांत है, अब अगर बीच बीच में तुमको ऐसा आवाज सुनेगा तो भूत का डर तो लगेगा। तो मेरे घर पे ऐसा नहीं है, मेरा रोड साइड पे है, मैम रोड पे है, लेकिन मैम लोगों का क्या है, थोड़ा पुराना प्रॉपर्टी है,
तो इसलिए थोड़ा सा इस तरह का है। तो मैं जब स्टडी में मामू के घर जाता था, तो अगर टॉयलेट तो आता तो नॉर्मल बात है, तो मैं बोलते जब पीछे चल जा, ठीक है। मुझे पीछे डर लगता है। एक बार तो ऐसा है कि उन लोग का एक वाल है दूसरे एक प्रॉपर्टी के साथ, वाल के ऊपर एक एक स्नेक, उसका बॉडी कुछ इस तरह का है, एक पार्ट पीला एक पार्ट काला, ठीक है। क्या? नहीं नहीं, पूरा पीला होगा, मैंने पूरा पानी वाला सब, उसको तो जॉल थोड़ा बोलते हैं। वो तो नॉर्मल है, उसमें पीला काला नहीं होता। वो तो पीला काला में ऐसे तू जो बोल रहे है ना, वो थोड़ा मैंने पीला नहीं होता, वो तो जस्ट ग्रे कलर का होगा, ठीक है। ग्रे कलर का होगा, ग्रे और ब्लैक का ही मिक्स करके पूरा छपका छपका होगा उसका, वो तो पानी वाला है, उसमें कुछ नहीं होता उसका। नहीं, ये पूरा तुमको एकदम जो कोबरा का जो जाति है उसी तरह का है उसका, उसको आई थिंक शंखचूड़ी बोलते हैं उसको, ठीक है। पूरा पीला होगा एकदम, बहुत सुंदर पीला है, ठीक है। हाँ, एक येलो एक ब्लैक, एक येलो एक ब्लैक। और अंधेरे में पूरा एकदम चमकेगा वो, मैंने उसका बॉडी जैसे पूरा एकदम किसके तरह बोलेंगे, इट्स लाइक जैसे वो रेडियम होता है ना, रेडियम रेडियम की तरह चमकता है, ठीक है। तो मैं ऐसे टॉयलेट कर रहा हूँ और फिर वाल में ऐसा करके वो सोया हुआ है, ठीक है। अरे भाई टॉयलेट जाए बाहर में, ये जो हालत हुआ। और मैम के घर में तो मेरे को ना हमेशा डर लगता है सांप का, बाप रे बाप। हाँ, उन लोगों को आदत है, लेकिन डरता उन लोग भी है, लेकिन फिर भी मेरे को तो एक अंदर अंदर से फील होता है, लेकिन किसी को कुछ नहीं करता है सच में। मैम का पापा तो गजब है यार, वो सांप को बचाते हैं पूरा, एंड तक कोशिश करता है कि सांप को कुछ होने, एकदम बहुत खराब हालत ना होने से कभी नहीं मारता। पकड़ेगा, अपने से नहीं पकड़ेगा तो किसी को बोलेगा आगे पकड़ के लेके जा, और फिर जंगल में जाके छोड़ के आता है, मारता नहीं। क्या भयंकर सांप, बाप रे बाप। और बारिश के टाइम पे तो और डर लगता है, क्योंकि बारिश में क्या होता है ना, वो लोग का जो रहने का जगह होता है पानी भर जाता है, तो लोग रह नहीं पाते, तो सब बाहर आ जाते हैं। एक्चुअली सांप ना काटने के लिए कभी नहीं आता, तो उनके जगह में जाओगे, ठीक है। हाँ, डर माने हार्ट अटैक आ जाता है। मैं तो एक बार एक बूढ़ा सांप है, ओल्ड एज सांप है बहुत बड़ा, ठीक है। उसके उसको देख के तुम समझ जाएगा वो किसी का परदादा ही होगा, ठीक है। मैंने उसका ना, जैसे हम लोगों का दाढ़ी उड़ी जैसे सफेद हो रहा है, उसका दाढ़ी पूरा ब्राउन हो गया, उसका भी निकलते हैं, हाँ। उसका उसके ऊपर जो रोम है ना सर, वो पूरा रोम बड़ा बड़ा हो गया है, और पूरा उस रोम के ऊपर ना ऐसे जैसे ब्राउनिश ब्राउनिश हो गया, मैंने पूरा देख के लगा कि वो बूढ़ा हो गया है। चल भी रहा है ना धीरे 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 धीरे, मैंने, अब तुम डर के मारे क्या, सब भाग भाग वो जल्दी भागे, को भाग भी नहीं पा रहा है, एकदम धीरे 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 जाएगा। तो मैं उसको देख के तो मेरा हालत बेहोश जैसा हालत है। मैं हमको बोल रहा हूँ क्या रे, इतना बड़ा सा वो रहता है यार, तू 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 तो आ जा, ठीक है। उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ गया है क्या कर रहे हो, बस घर पे घुसने से चिंता है, अदरवाइज कोई चिंता नहीं है। मैंने बेडरूम में ना है बस, बाकी कहीं पर भी रहे ऐसे ऐसे से हट 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 करता है, वो कहीं जंगल में भाग जाता है, बस कुत्ता भी नहीं। रसेल भाईपर का आवाज सुने हो कभी, चंद्रवाड़ा साहब जिसको बोलते हैं बंगाली में। वो ऐसे कभी ऐसा नहीं करता है, उठता नहीं है उसका, ऐसा फोन नहीं होता है, लेकिन वो यहाँ पर रहेगा ना, वो वहां से आवाज मारेगा, सीटी मारेगा पूरा, वो सीटी सुन के तुम लोग का हालत खराब हो जाएगा। लेकिन बहुत जहरीला होता है, उसके उसके बॉडी पे ऐसे गोल गोल चांद की तरह दाग होता है, और ऐसे मोटा होता है, बड़ा होगा तो मोटा होगा, लेकिन ऐसे फोन नहीं उठाता है। স্যার ওই ওই সাপের কামড়ে আমার একটা বন্ধু মারা গেছে স্যার। चंद्रबड़ा, হ্যাঁ স্যার। चंद्रबड़ा चंद्रबड़ा बहुत डेंजरस है। और वो जो मैं बोल रहा था ब्लैक और येलो वाला, ठीक है, वो वाला स्नेक का मारने से उसका भी उसका एंटी वेनम नहीं है, उसका एंटी वेनम नहीं है। बाकी सभी स्नेक का मोटा मोटी इंडिया में एंटी वेनम है, वो शंखचूड़ का एंटी वेनम नहीं। ये स्नेक का एंटी वेनम भी गजब बनता है। नहीं, हाँ उसी के जहर से बनेगा, लेकिन वो जहर माने कि सांप का जहर लेके तुमको दे देने से तुम्हारा सांप का पीस चला जाएगा। वो पहले ना घोड़ा के बॉडी पे दिया जाता है, घोड़ा का कुछ नहीं होता,
ठीक है, उसका बस थोड़ा सा फीवर हो सकता है मे बी, ठीक है। सीरियसली, फिर घोड़ा के बॉडी से उस जहर का जो माने निर्जास है उसको निकाला जाएगा, फिर जाके इंसान के बॉडी पे देने से वो जाके एंटीवेनम का काम करेगा। एक्चुअली व्हाट इज वेनम? इट्स अ हाई प्रोटीन, इतना हाई प्रोटीन कि हमारा बॉडी, हमारा जो खून है वो इतना जल्दी उसका मैंने मैंने उसको ले नहीं पाता, वो पूरा खून को पतला कर देता है और फिर वो हार्ट को अटैक कर देता है। यही इसके पीछे का साइंस। हाई प्रोटीन, बहुत हाई प्रोटीन। जंगल में मंगल, चल छोड़ो। कोलकाता में ऐसे सांप का डर है नहीं, बट हाँ केशवपुर एरिया में कहीं कहीं दिखता है सांप, नेवला। केशवपुर एरिया में दिखता है, दोनों साइड में कैनल्स है ना, कैनल्स है, केशवपुर में दिखता है। केशवपुर एरिया में दिखता है, सांप भी दिखता है, और सांप का जो सबसे बड़ा एनिमी है नेवला, बेजी, बेजी जिसको बोलते हैं। सांप एकमात्र उसी एक प्राणी से डरता है, सांप सिर्फ उसी से डरता है और किसी से नहीं डरता। और सांप और नेवला का लड़ाई में गजब होता है। उन लोगों का कौन से जन्म का रिश्ता आई डोंट नो, बट जहां ये लोग जुड़ जाएगा सांप और नेवला, तो उसका मारपीट देखते रहो बस। देखे हो कभी ओरिजिनल में सांप नेवला का लड़ाई? जैसे डिस्कवरी में देखे हो? हम तो ओरिजिनल में भी देखे हैं, डिस्कवरी में भी दिखाते हैं। आपका बात कर लिए, ये लोग डर गया पूरा। अरे कोलकाता में कहाँ सांप आएगा, इंसान जितना जहरीला है ना इधर। ये शहर का इंसान इतना जहरीला है, वो आएगा ही नहीं। उसको पता है ये सफोकेशन में मर जाएगा। दिल्ली तो बिल्कुल नहीं जाएगा। दिल्ली का नहीं, दिल्ली का प्रॉब्लम है उसका, तो वेदर ही जहरीला है। साहब बोलेगा भाई इंसान नहीं जहर पा रहे, हम कहाँ से लेंगे। ये हुआ है तेरा? कौन सा नहीं हुआ तेरा? नंबर 10 नहीं हुआ, बहुत दूर है। अच्छा ठीक है, 3 करने के बाद 10 पे ही चलते हैं। अच्छा, कैलकुलेशन ऑफ टोटल डेप्ट, टीडी बाई नेट वर्थ। क्या क्वेश्चन में टीडी बाई नेट वर्थ है? पहले ही दिया है 1:2, 1:2, तो 1/, टीडी माने टोटल डेप्ट, टोटल डेप्ट इक्वल्स टू हाफ इनटू नेट वर्थ। ओके। अच्छा, अब यहाँ से टीडी इक्वल्स टू अगर हाफ इनटू नेट वर्थ है, तो हम हाफ तो ले लेते हैं, नेट वर्थ के जगह, नेट वर्थ के जगह कुछ क्वेश्चन में गिवन है। ओ अच्छा, ये एक बैलेंस शीट दिया है, मैं तो पढ़ा ही नहीं इसको, ये मैं सोच रहा हूँ। देख, क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे चुका है, तुमको बैलेंस शीट से निकालना है। कुछ डेटा पीएल का होता है, कुछ डेटा बैलेंस शीट का होता है। तो बैलेंस शीट में देख, नेट वर्थ के लिए क्या दिया है, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है 4 लाख का, और रिजर्व सरप्लस दिया है 6 लाख का। तो रिजर्व एंड सरप्लस और इक्विटी शेयर कैपिटल दोनों को क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। तो 4 लाख और 6 लाख कितना होता है, 10 लाख। तो नेटवर्थ कितना हो गया, 10 लाख। ठीक है, तो हाफ इंटू 10 लाख, तो टीडी कितना हो जाएगा, 5 लाख। वेरी गुड सर, टीडी हो गया 5 लाख। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन का जवाब। फिर क्वेश्चन नंबर 2, टोटल डेट टू नेट वर्थ हो गया। टोटल एसेट टर्नओवर का हिसाब दिया है ना। तो एसेट टर्नओवर मैंने एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला बता, सेल्स बाय टोटल एसेट्स
सेल्स बाय टोटल एसेट्स इक्वल्स टू 2। सेल्स का पता नहीं है ना, लेकिन सेल्स इक्वल्स टू 2 इंटू टोटल एसेट्स। सेल्स इक्वल्स टू, अगर 2 इंटू टोटल एसेट्स है तो 2 इंटू टोटल एसेट का डेटा बैलेंस शीट में मिल जाएगा सर। टोटल एसेट नहीं दिया हुआ है, लेकिन सर ये तो दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स बोला है 30%। इसका तो अभी कुछ नहीं करना है। डेटर, टोटल एसेट टर्नओवर, डेटर मिसिंग है, करंट एसेट मिसिंग है, एसेट साइड पे कुछ दिया ही नहीं है। 6 लाख एंड 4 लाख। লাইবিলিটি ইকুয়ালস টু টোটাল অ্যাসেট করা যাবে? টোটাল লাইবিলিটি থেকে টোটাল অ্যাসেট করে দেবো। টোটাল লাইবিলিটি কত আছে? 15 লাখ দেওয়া আছে নিচে 15 ব্যালেন্স লাখ শিট। দেওয়া আছে, তাই তো? 15 লাখ দেওয়া আছে। टेन लाख प्लस 5 लाख 15 लाख। टोटल एसेट इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटी। हाँ, इस तरह से हम लोग 15 लाख निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद तो टोटल एसेट 15 लाख कर देंगे तो फिर हमें सेल्स मिल जाएगा 30 लाख का। फिर उसमें से डेटर का जो रेशियो दिया है उससे डेटर का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो, ऐसे तो पहले वाला क्वेश्चन में भी था ना। थैंक यू सर। तो सेल्स इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू टोटल एसेट्स। तो 2 इंटू टोटल एसेट्स माने इक्विटी प्लस लाइबिलिटी, है ना। 2 इंटू इक्विटी प्लस लाइबिलिटी, इधर नहीं है तो उधर से ले लो। तो 2 इंटू 15 लाख हो गया मेरा 30 लाख। अब इस 30 लाख में से हमें कुछ डेटा फाइंड आउट करना है। जैसे डेटर, बोल कितना होगा डेटर का वैल्यू? डेटर के लिए COGS चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में क्वेश्चन ने कुछ बोला है क्या? देख, अगर मेरे को यहाँ पर बोला है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स, अगर बोला है कि 30%, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने का होगा? मतलब कहने का मतलब है कि अगर प्रॉफिट ऑन सेल्स 30% है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 70% का होगा, तभी प्रॉफिट ऑन सेल्स 30% है। तो यहां से सॉरी, ये चीज बोला जा सकता है कि COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 30 लाख का 70%, है ना। माने हम ऐसे बोल सकते हैं कि 70% ऑफ सेल्स, 70% ऑफ सेल्स मेरा क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और उसके ऊपर 30% लगा के मेरा होता है टोटल प्रॉफिट। तो 70% ऑफ COGS माने सेल्स का, तो कितना बन जाएगा? 21 लाख। अच्छा, डेटर का वैल्यू के लिए इसे भी निकाला जा सकता है। ये सर इससे मिल जाएगा सर, 40 दिन का दिया डेटा दिया है ना, तो बिना इसका भी डेटा निकाल सकता था, क्योंकि मुझे एवरेज कलेक्शन पीरियड बोला है 40 दिन का। तो कलेक्शन पीरियड किसका होता है? डेटर का ही तो होता है। किससे पैसा कलेक्ट करते हैं हम? डेटर से ही तो पैसा कलेक्ट करते हैं। तो बोला कि डेटा निकालने के लिए CO, ठीक है, उससे भी तो निकाल सकता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि तू डायरेक्टली भी यहाँ से ना 40 डेज से भी तो निकाल देगा। मैंने तेरे को बिना COGS का भी तू डेटा कलेक्शन तो निकाल ही सकता है, क्योंकि तेरा टोटल सेल्स पता चल गया 30 लाख का।
40 दिन तेरा एवरेज कलेक्शन है, तो 40/360 करने से तेरे को डेटर का वैल्यू नहीं पता चलेगा? बताता हूँ देख, तो मुझे सेल्स का डेटा मिल गया 30 लाख का, तो 30 लाख इंटू 40/360, देख कितना होता है, कुछ 33,33,033 ऐसा कुछ होगा। 3 लाख, सॉरी 3,33,333 है ना। तीन लाख आया। डेटर से प्रॉफिट नहीं कलेक्ट करेगा? कॉस्ट में हो सकता, कॉस्ट में करने से वो कॉस्ट को बोलेगा, लेकिन तू मुझे वो एक चीज बता कि सही वैल्यू तो जिस दाम पे मैं किसी को बेच रहा हूँ, तो उससे अगर मैं कॉस्ट ही कलेक्ट कर रहा हूँ, प्रॉफिट नहीं कलेक्ट कर रहा हूँ, तो वो प्रॉपरली डेटर कैसे होगा? तो फिर मैं बिजनेस किस काम के लिए कर रहा हूँ? अगर कभी किसी जगह में मुझे कॉस्ट को अलग से बोल रहे कि भाई डेटर का कॉस्ट निकाले, तो फिर वो मैं निकाल सकता हूँ। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि मेरा एक्चुअल में डेटर में कितना फंसा हुआ है, तो वो तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ही फंसा हुआ है। मैंने मेरा जो प्रोडक्ट, अगर जितने का मेरा प्रोडक्ट है और जितना मैंने प्रॉफिट लगाया, दोनों मिलके ही तो मैं डेटर से पैसा लूंगा। तो कोई बात नहीं, चेंज कर दे वो। मैंने लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तेरा कॉन्सेप्ट में क्लियर, मैं समझा, लेकिन तू मुझे बता, डेटर का एक्चुअल वैल्यू तो ऑब्वियसली प्रॉफिट प्लस कॉस्ट मिला के ही है ना, ठीक है, तो बुझते पारे चीज। चलो, तो ये हो गया आपका, डेटर भी मिल गया और सीओजीएस भी मिल गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सीओजीएस क्वेश्चन में देख, एक डेटा दिया है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड ईयर एंड इन्वेंट्री, ठीक है, जिसका वैल्यू बोला है 3, ठीक है, दैट इज आल्सो नोन एज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। बट ये किस पे डिपेंड करता है? सीओजीएस पे डिपेंड करता है। तो इसका फॉर्मूला को ऐसे लिखना है, सीओजीएस बाय इन्वेंट्री। इसको नॉर्मल सोचना सर, ठीक है, मैंने इसको सिंपल सिंपल तरीके से सोच कि मेरे पास कितने का स्टॉक है और उसका कितना मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किया। मैंने सिंपल बात है, जो बिना प्रॉफिट का मेरे पास प्रोडक्ट है, टोटल जितने का मेरा स्टॉक है उसमें से मैं कितना सोल्ड किया, जो कॉस्ट वैल्यू से मेरे को दिखाएगा, कॉस्ट वैल्यू मैंने मेरा ही खरीदा हुआ वैल्यू में मेरे को दिखाएगा, प्रॉफिट उसमें नहीं है। उसी रेशियो से ये वाला बात बोला। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना सर? इसका वैल्यू दिया है मुझे 3, तो अभी इन्वेंट्री भी निकल जाएगा। 21 लाख मेरा इन्वेंट्री, ये था सीओजीएस था, 21 लाख बाई 3, तो मेरा इन्वेंट्री हो गया 7 लाख का, ठीक है। थोड़ा मेहनत, थोड़ा परेशानी बन जाता है सर। कैलकुलेशंस ऑफ करेंट एसेट्स, क्वेश्चन में क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो दिया था ना, जो कि 0.75 का था। अब 0.75 को कैसे यूज करना है? वी नो दैट क्विक रेशियो माने सीए माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। बैंक ओडी वगैरह रहने से वो अगर देते हो तो प्लीज नोट दे देना। बैंक ओवरड्राफ्ट भी करंट लायबिलिटी होते हैं, अगर वो सब गिवन रहे तो थोड़ा नोट दे देना, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, ठीक है। एक्चुअली देखो, फॉर्मूला इज देयर, बट थोड़ा प्रैक्टिकलिटी भी एज पर क्वेश्चन सोचना चाहिए कि अगर आपको बैंक ओडी का डेटा दिया है, बैंक ओडी भी देख तरह का बट करंट लायबिलिटी है, तो उसका डेटा को क्या करें, इसलिए उसको हटा के फॉर्मूला में डालें, ठीक है। तो एज पर क्वेश्चन भी थोड़ा सा चीजें बदल सकते हैं। तो ये हो गया 0.75। तो यहां से अगर मैं इसको पुट करता हूँ, तो सीए कितने का है? सीए पता नहीं। स्टॉक कितने का है? 7 लाख। अरे अभी तो निकाला। तो करेंट एसेट बाई 7 लाख और करेंट लाइबिलिटी कितने का? बैलेंस शीट में गिवन है 5 लाख का, है ना, बैलेंस शीट में गिवन है सर 5 लाख का। सीए बाई 7 लाख मैंने करेंट एसेट बाई 7 लाख बाई 5 लाख इक्वल्स टू 0.75। नाउ सॉल्विंग सीए,
कितना? सर ठीक से बोल। 10,75,000। 10,75,000 मोबोनी ने जवाब दिया। 10,75,000। तो यहाँ से फिक्स एसेट्स मिल सकता है क्या? फिक्स एसेट इक्वल्स टू टोटल एसेट माइनस करंट एसेट्स। टोटल में कितना है? टोटल 15 लाख का है ना? अरे बोला तो नहीं था, बट हम लोगों ने समझ तो लिया ना कि अगर मेरा लाइबिलिटी साइड 15 लाख है तो एसेट साइड 15 लाख ही होगा, क्योंकि वो तो होना ही होता है। तो 15 लाख इक्वल्स माइनस करंट एसेट कितना है अभी? 10,75,000। तो फिक्स एसेट कितना हो जाएगा? 4,25,000 का। नेक्स्ट पॉइंट, बैलेंस शीट में ना कैश का भी यहाँ पर बोला है, तो हमें थोड़ा कैश बैलेंस भी थोड़ा ढूंढ लेना है, ठीक है? कैलकुलेशन ऑफ कैश बैलेंस, देखो ढूंढ पाते हो कि नहीं, कि आपके पास कैश कितना है। अच्छा, करंट एसेट, कैश करंट एसेट्स का पार्ट है ना, तो करंट एसेट को थोड़ा तोड़ फोड़ करने से अगर देखा मिल जाए तो करंट एसेट इक्वल्स टू कैश प्लस डेटर प्लस स्टॉक। करंट एसेट इक्वल्स टू 10,75,000। जो जानते हो पुट करो। कैश का पता नहीं, डेटर 333 है ना, 3,33,333। स्टॉक कितने का? 7 लाख का। कैश कितना हो जाएगा फिर? 41,667। सारा डेटा मिल गया, जस्ट पुट इट एंड कंप्लीट द बैलेंस शीट। वी नो दैट इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का था? 4 लाख का। क्या क्वेश्चन में बोला है? इक्विटी 4 लाख का था, रिजर्व सरप्लस 6 लाख का था। टोटल लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटी में सिर्फ करंट लाइबिलिटी ऑलरेडी दिया था 5 लाख का, तो इस साइड का तो सब पहले से ही दिया हुआ है, बस एसेट साइड को फिल अप करना है ना सर? अब देखो हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, बस मैच करता है कि नहीं करता। तो 4 लाख, 6 लाख हो गया रिजर्व एंड सरप्लस। टोटल डेब्ट का, जिसमें सिर्फ करंट लाइबिलिटी का जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया था 5 लाख, कुल मिला के बना आपका 15 लाख, जो गिवन डेटा है। इसमें हमें जो जो मिला है, बोला था प्लांट मशीनरी एंड अदर फिक्स एसेट्स, ऐसे करके बोला था, ठीक है? तो आप भी लिख दो प्लांट मशीनरी एंड अदर फिक्स एसेट्स। कितना अभी निकाले ना फिक्स एसेट्स बोल के? 4,25,000। करेंट एसेट्स, जिसमें क्या क्या आता है? इन्वेंट्री आता है, डेटर आते हैं, कैश आता है ना? इसमें इन्वेंट्री कितने का? 7 लाख का। डेटर कितने का? 3,33,333। और कैश कितने का? 41,667। टोटल करके कितना आ रहा है सर? 10,07,000। 10,75,000 आ रहा है क्या? $10,75,000। अच्छा, ऐसे भी मेरा करंट एसेट्स आया था ना 10,75,000, है ना? लेकिन अलग करके दिखाना चाहिए होता है ना, तभी तो बैलेंस शीट पूरा होता है। मिल गया 15 लाख। बैलेंस शीट बुरा मान जाता, बैलेंस शीट बुरा मान जाता। देख, बैलेंस शीट के अंदर तुम जब भी करंट एसेट दिखाते हो, इसमें सारा पॉइंट दिखाना चाहिए, है ना? तो बेसिक लेवल पे जितना दिखा सकते हो, और ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर जो बैलेंस शीट है उसमें भी दिया हुआ है, तो ये आपका बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मिसिंग फिगर्स को फिल करके आए, ठीक है? तो दे सकते हो। दे नहीं दिया हुआ है तो फिर आप कहां से ढूंढोगे कौन सा क्या है? अगर नहीं दिया हुआ है, मानो इन्वेंट्री निकाला, बाकी को अदर एसेट्स में लिख के आते, जैसे पहले वाला क्वेश्चन में नहीं कर रहे थे,
इन्वेंट्री मिल रहा था, बाकी तो बता नहीं रहे कि कैश है कि डेटर है, तो फिर कहाँ से आप मन मन से थोड़ा सोचते क्या ये होगा ही कैश, ऐसे थोड़ी है, तो आधार कर देते और क्या करते। ठीक है, तुम लोग को एक चीज समझ में आया कि किस तरह का क्वेश्चंस रेशियो से पूछते हैं। बेसिकली आपको या तो बैलेंस शीट को फुलफिल करना होता है या फिर पीएल को फुलफिल करना होता है। इसी तरह से तुमको एक्चुअली रेशियो का सारा क्वेश्चंस को ट्राई करना चाहिए। तो कौन सा क्वेश्चन बोल रहा था बाबू? एक सेकेंड देखते हैं, यही वाला। बीटा लिमिटेड, बीटा क्या है क्वेश्चन? कुछ नहीं मिला, क्या है, कुछ जुजू है क्या? मुझे भी नहीं पता, देखना पड़ेगा। कोई लोन नहीं है, डेब्ट कैपिटल मैंने कोई डेब्ट कैपिटल मैंने लोन नहीं लिया, तभी तो बोलेंगे ना। चलो देखते हैं। The following info relates to Beta Limited for the year ended 31st March 2013 और जो भी given होगा आपका। नेट वर्किंग कैपिटल 12 लाख का, फिक्स एसेट्स टू प्रॉपर्टीज फंड रेशियो 0.75, इस तरह का हम लोग पहले भी करके आए। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर 5 गुना, रिटर्न ऑन इक्विटी 15%, देयर इज नो डेब्ट कैपिटल। वाह, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रॉपर्टीज फंड, फिक्स एसेट्स एंड नेट प्रॉफिट रेशियो। और कुछ बोला है क्या? और कुछ नहीं बोला, इतना सा बोला है। छोटा क्वेश्चन है क्या? हाँ, क्वेश्चन छोटा ही दिख रहा है मुझे। चलो हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा सब। क्या हो गया? तब भी फटाफट सोचता हूँ तब भी कुछ ना कुछ बिगड़ता है, बोलना ही नहीं चाहिए। अच्छा, पॉइंट वन, एज पर दी क्वेश्चन 10 जो मेरा मेरे नोट्स का क्वेश्चन, पॉइंट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सेल कर ले पहले। अच्छा, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स ही क्यों मैंने चूज किया? बिकॉज तुम यहाँ पर एक चीज देख क्योंकि हमें ना वर्किंग कैपिटल का डेटा पता है, ठीक है, और हमें एक वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो दिया है। तो बेसिकली ये सब रेशियो देने से ना इसी के अंदर कुछ ना कुछ बात छुपा होता है। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो दैट मींस कितने वर्किंग कैपिटल में कितना सेल कर रहा है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? जो पैसा हम बिजनेस के लिए रेगुलर माने बिजनेस पे खर्चा करने के लिए जुगाड़ करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं ना, वर्किंग कैपिटल लोन। बैंक में जाके बोलते हैं कि भाई हमें धंधा करना है, उसके लिए लोन पास करो। एक चैप्टर है आप लोगों को, जो लोगों ने किया है पहले वर्किंग कैपिटल बोल के, जिन लोगों ने कर लिया, जो नहीं किया बाद में करेगा सर, ठीक है, ऐसा में अगर हम लोगों का कब होगा, जब होगा करवा देंगे। वर्किंग कैपिटल का चैप्टर में एक्चुअली ये पता किया जाता है कि बिजनेस का फाइनेंस कैसे होता है। आपको दिखाना होता है बैंक को कि हमें ये पर्पस में लोन चाहिए। मैंने मेरा बिजनेस ऐसा है, मेरा बिजनेस इतना इनकम कर सकते हैं, मेरा बिजनेस इतना खर्चा करते हैं, मेरा क्रेडिटर में इतना दिन पैसा फंसता है, मेरा फिक्स एसेट्स पे इतना पैसा फंसता है, मेरा लाइबिलिटी में इतना फंसा हुआ है। तो पूरा पीरियड वगैरह बताने से फिर जाके आपको कितना लोन मिल सकता है उसका एक लिमिट है। तो उस तरह से वर्किंग कैपिटल होता है। अब वर्किंग कैपिटल का जितना तुमने जुगाड़ कर लेते हो उसके ऊपर अब तुम्हें क्या करना है? सेल्स करना है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का मतलब है कि मैंने वर्किंग कैपिटल तो जुगाड़ कर लिया, लेकिन उस वर्किंग कैपिटल में मैं कितना सेल जनरेट कर पा रहा हूं, जो बता रहा है कि 5 टाइम्स। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ सेल्स, तो एक काम करते हैं, क्योंकि सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल कितना बोला है? 5 गुना। therefore सेल्स इक्वल्स टू 5 इंटू 12 लाख। ठीक है, 5 इंटू 12 लाख, माने वर्किंग कैपिटल जितने का तुमने जुगाड़ किया उससे 5 गुना तुमने सेल जनरेट किया, दैट मीन्स 60 लाख। क्या बात है, ताली मार, है ना? ऐसे बिजनेस करना होता है। जितना कैपिटल लगाया उसका 5 गुना कर दिया। करते हैं सर, लोग करते हैं। बस बोला ना, थोड़ा दिमाग, थोड़ा प्रैक्टिकलिटी, थोड़ा साहस, जब सब एक साथ हो जाए तो एंटरप्रेन्योर बन ही जाते हैं। सब लोगों में से किसी को इच्छा है एंटरप्रेन्योर बनने की?
जॉब जॉब जॉब, सब जॉब ही है सर। एंटरप्रेन्योर बनना है फ्यूचर में, नहीं सीए वगैरह बनने के बाद खुद का सेटअप करना है, बस और क्या चाहिए। वो एक एंटरप्रेन्योर स्किल्स ही होते हैं क्योंकि खुद का फार्म बनाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। अच्छा, अगर कभी फार्म के अलावा कुछ बिजनेस करने का कीड़ा हो तो करोगे? हाँ, हो सकता है फार्म करके मन भर गया, ऑडिट कर करके थक गया हो, बिजनेस ही करना है। चलो देखेंगे, खोज नहीं कर लेगा तो मैं ही खोज ले लूंगा, जा नाक कटा लूंगा, क्या है। नॉर्मली क्या स्टूडेंट अगर खोज मैंने कनेक्शन में नहीं है तो टीचर के लिए थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाती है कि वो स्टूडेंट से कनेक्ट करे। ठीक है, क्या पता किस कारण से मुंह मोड़ लिया है, होता है सर, ठीक है। लेकिन ठीक है, अगर एंटरप्रेन्योर बनेगा, जो भी बनेगा खोज दे देना बस, सर ये बन गए हैं, और कुछ नहीं, दिल को एक शांति मिलता है। अच्छा, 60 लाख हो गया, 0.2, चलो अब तेरा क्वेश्चन का जवाब आ रहा है। सिंस देयर इज नो डेब्ट, थोड़ा पिक्चर क्लियर करना है। अगर डेब्ट नहीं है तो बैलेंस शीट देखने में कैसा होगा? प्रॉपर्टी फंड रहेगा, प्रॉपर्टी फंड था ना सर? कितना रे, 0.75 बोला है ना, फिक्स एसेट टू प्रॉपर्टी फंड। तो प्रॉपर्टी फंड रहेगा माने दैट इज कैपिटल, फिक्स एसेट्स रहेगा क्योंकि क्वेश्चन में फिक्स एसेट्स के साथ ही प्रॉपर्टी फंड का कनेक्ट किया है, और तुम्हें वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा, दैट मीन्स करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करके। ठीक है, तो करंट पिक्चर के हिसाब से वर्किंग कैपिटल को दिखा सकते हो एसेट साइड में। तो फिक्स एसेट्स हो गया, वर्किंग कैपिटल हो गया, दोनों मिला के आपका करंट बैलेंस शीट कुछ ऐसे दिख रहा है, बिकॉज देयर इज नो डेब्ट। इसमें अभी ये जस्ट अपने पिक्चर को क्लियर करने के लिए, और कुछ नहीं था ये। ऑल्सो फिक्स्ड एसेट डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी फंड, एक रेशियो दिया था ना 0.75, तो यहां से फिक्स एसेट निकल जाएगा 0.75 into property fund. So we have fixed asset, we have fixed assets plus working capital equals to property fund. हेलो, अभी जो बैलेंस शीट हम लोगों ने ड्रॉ किया था उसमें क्या छवि निकल के आया था कि मेरा जो एसेट साइड है इसमें फिक्स एसेट्स है, वर्किंग कैपिटल है, और लायबिलिटी साइड में प्रॉपर्टी फंड है। तो इस साइड का टोटल से मुझे इस साइड का मिल जाएगा, है ना। तो फिक्स एसेट्स का डेटा हमें पता चल गया है, वर्किंग कैपिटल का डेटा हमें पता चल गया है, फिक्स एसेट्स का रेशियो पता चला है, यानी सर इक्वेशंस, और प्रॉपर्टी फंड का डेटा हम ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इधर का डेटा से इधर का डेटा का एक इक्वेशन तो बन ही सकता है। तो इतना थोड़ा सा मेहनत करने से कुछ तो मिल के आएगा रे बाबा। सो यू हैव फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू प्रॉपर्टी फंड। अब यहाँ से क्या इक्वेशन बन सकता है, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग एक इक्वेशन मिला है, फिक्स एसेट्स की जगह 0.75 प्रॉपर्टी फंड, हाँ सर, प्लस वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू प्रॉपर्टी फंड, और वी कैन से 0.25 प्रॉपर्टी फंड बने। अगर इस पीएफ को इधर लेके आ जाए तो इस साइड में क्या हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल। सो वी कैन से प्रॉपर्टी फंड इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल इनटू डिवाइडेड बाय 0.25, है ना। वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय 0.25 कितना हो रहा है रे, यानी पॉइंट, अच्छा इसको एक काम करते हैं, इसको 12 लाख कर देते, लाख डिवाइडेड बाय 0.25, 48 lakhs। सो फिक्स एसेट कितना हो जाएगा, फिक्स एसेट कितना हो जाएगा, कैसे हिला, 0.25
इंटू प्रॉपर्टी फंड ना, तो 0.25 इंटू प्रॉपर्टी फंड करके से हमको फिक्स एसेट्स मिल जाएगा। फिक्स एसेट इक्वल्स टू, बिकॉज वी गेट द प्रॉपर्टी फंड 48 लाख, तो 0.25 इंटू 48 লাখ। এই বুঝতে পেরেছি সবাই? কি তোর কিছু অসুবিধা বল? এই তো এখানে ছিল না এই কোশ্চেনটা। হ্যাঁ ফিক্স এসেট বের করছি, তো পয়েন্ট আমরা এখান থেকে একটা ইকুয়েশন পেয়েছিলাম না, 0.75 ইন্টু প্রফিটেড ফান্ড ইকুয়ালস টু ফিক্স অ্যাসেটস, ঠিক আছে? সরি 0.75 বলবি তো স্যার 0.75 হবে, মানে আমি জিজ্ঞেস করলাম তো আমাকে তো বলছে কি, মানে আমি বলতে চাইছি কি তুই যখন দেখতে পাচ্ছিস আমি ভুল লিখেছি বলবি তো স্যার ভুল লিখেছো। আমি অ্যাকচুয়ালি মনে মনে বলছি 0.75 লিখছি 0.25, তো 0.75 আমি এই ইকুয়েশনটাতে দেখাচ্ছিলাম না, ওইটা ভুল করেছি, এইখানে দেখাতে হতো, এখানে পুট করবো তো, তাহলে কত হলো রে? 36 লাখ, 36 লাখ হয়ে গেল फिक्स एसेट्स। এবারে বেরিয়ে যাবে, क्या क्वेश्चन पूछा गया था? प्रॉपर्टी फंड निकल गया, फिक्स एसेट निकल गया, वी नीड ओनली नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो कहाँ चला गया? रिटर्न ऑन इक्विटी गिवन था ना क्वेश्चन में, 15% था रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला क्या है? पैड बाय प्रॉपर्टी फंड, पैड बाय प्रॉपर्टी फंड, ठीक है, मैंने पैड बाय नेट वर्थ एक्चुअली, अब नेट वर्थ की जगह प्रॉपर्टी फंड मिल गया है, उसी से काम चला लेंगे, तो पैड इक्वल्स टू 0.15 इंटू 48 लाख। थोड़ा फ्लेक्सिबल करो, मैंने जो भी भाषा या टेक्निकल टर्म्स है ना उसको कनेक्ट करने का कोशिश करना है। मैंने एक्चुअली क्या है ना, वर्किंग कैपिटल से भी कर सकते हो, ওটা দিয়েও হবে। কত হয়েছে তোর? देख पैट मेरा इतना आ रहा है सर, ये इजी हो जाएगा क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी बोला है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी पैट बाय नेट वर्थ होता है, नेट वर्थ की जगह प्रॉपर्टी फंड यूज कर सकते हैं, बिकॉज प्रॉपर्टी फंड माने क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल, वही तो होता है ना। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए? पैट चाहिए, तो पैट नहीं पता, बाकी तो पता है ना, प्रॉपर्टी फंड भी पता है और 0.15 तो क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ से हमें कितना मिला पैट? 7,20,000। तो यहाँ से नेट प्रॉफिट रेशियो चाहिए ना हमें, तो नेट प्रॉफिट रेशियो के लिए हमें क्या करना? नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन चाहिए, पैड बाय, मैंने एक्चुअली नेट प्रॉफिट मार्जिन का मतलब होता है कितना सेल्स में कितना प्रॉफिट कर रहे हो इनटू 100 करो तो जाके नेट प्रॉफिट मार्जिन मिलते हैं। तो तुमने कितना सेल किया था? पहले ही मिल गया था तुम्हें, क्वेश्चन में दिया था कि तुमने निकाला था? कहाँ निकाला तेरे? ये एकदम स्टार्टिंग में ही निकाल लिया था 60 लाख। तो पैट कितना हुआ? 7,20,000 डिवाइडेड बाय 60 लाख इंटू 100, कितना? 12%। নেট প্রফিট মার্জিন का मतलब समझ रहे हो? রিটার্ন, রিটার্ন কতটা সেল করেছি, কত টাকা প্রফিট কামিয়েছি, সেটাকে পার্সেন্টেজে কনভার্ট করে বলা হয় নেট প্রফিট मार्जिन। তাই বুঝতে পারলি? समझ में आया? तीनों ही निकल गया, नेट प्रॉफिट रेशियो भी निकल गया। तो इस तरह से एक्चुअली रेशियो काम आता है सर। तो मैंने आई होप कि आप लोगों को एक आइडिया मिल गया है। कुछ क्वेश्चंस इधर गिवन है, ट्राई करोगे ना? एक काम करो सर, ट्राई करो, मुझे शेयर करो, इससे मुझे इतना पता चलेगा कि आप लोग कर रहे हो। फिर ना मैं आप लोगों को ना आंसर शीट शेयर करता हूँ, जहां गड़बड़ रहेगा प्लीज सॉल्व कर लेना, ठीक है? प्रैक्टिस जरूर चाहिए, मैं देखूंगा कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो और मैं आप लोगों को सोल्यूशंस भेजता हूँ, और फिर जहां से जो भी क्वेश्चंस मिले करते रहो। दैट्स एनफ फ्रॉम रेशियो। लेकिन हाँ बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि कुछ डिफिकल्टीज है आगे के क्वेश्चंस में, ठीक है? जितना आगे बढ़ोगे और डिफिकल्टीज, थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन बड़ा देख के डरना नहीं है, इजी है एक्चुअल में, आज के तरह ही है, ठीक है? बस प्लीज थोड़ा सा इसमें देखना, एक पूरा पीएल बैलेंस शीट वगैरह गिवन है, ट्राई करो, मैं आंसर भेजूंगा। अगर फिर भी तुम लोगों को लगता है कि सर और एक बार बता दो, मैं क्लास में बता दूंगा, ठीक है?
इसके बाद ना मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी स्टार्ट करूंगा, मैंने फाइनेंस का एकदम बेसिक बताऊंगा, बेसिक्स ऑफ फाइनेंस। जिसको फाइनेंस के बारे में कोई आइडिया नहीं है, क्वेश्चन मैंने कैलकुलेशन करने में, कैलकुलेटर का ट्रिक समझने में दिक्कत होता है, वो सब चीज उनको याद हो जाएगा। और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीवीएम पता चलेगा तो ही जाके कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ग्रिप आएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ग्रिप तभी नहीं आता है जब उसको टीवीएम का आइडिया नहीं होता है, क्योंकि फाइनेंस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ग्रिप तभी आता है जब तुमको टीवीएम में ग्रिप, तो टीवीएम करके फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जाएंगे। ठीक है, चलो थैंक यू। এই ঠিক আছে, সবাই বুঝতে পেরেছেন? হ্যালো, Yes, sir. ওকে স্যার, Bye, বাই। sir. Yes, sir. Yes, sir. Bye, sir. বাই স্যার, Good night, sir. গুড নাইট স্যার।